हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं विवेक रुद्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम अपने मुद्रा बैंकिंग यानी मनी बैंकिंग का क्लास नंबर 2 देखेंगे। पिछली क्लास हमने परसों देखी थी और उसमें हमने देखा था रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को। आज हम देखेंगे एसएलआर और सीआरआर को। आज की क्लास में केवल हम एसएलआर कंप्लीट करेंगे। हम नेक्स्ट क्लास पे बढ़ें इससे पहले अपने पिछली क्लासेस की तरह हम पिछली क्लास का रिवीजन करते हैं कुछ मिनटों में। हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, और हमने बताया था कि रेपो रेट वह रेट होता है जिसपे कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं। जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं तो आरबीआई उन कमर्शियल बैंकों से ब्याज वसूलती है। तो आरबीआई अपने दिए गए लोन पर कमर्शियल बैंकों से जिस दर पर, जिस रेट पर ब्याज वसूलती है उसी को हम बोलते हैं रेपो रेट। और हमने देखा था कि जो रेपो रेट है ये क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है, यानी कि 1 से 14 दिन के लिए दिया जाता है। इसी प्रकार हमने देखा था कि जो रिवर्स रेपो रेट है वो रेपो रेट का उल्टा होता है। रेपो रेट में क्या होता है कि कमर्शियल बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं और कमर्शियल बैंक आरबीआई को ब्याज देते हैं। रिवर्स रेपो रेट में क्या हुआ था कि आरबीआई कमर्शियल बैंक से उधार लेती है और आरबीआई कमर्शियल बैंक को ब्याज देती है। तो रिवर्स रेपो रेट में ये होता है कि आरबीआई कमर्शियल बैंक से उधार लेती है या कमर्शियल बैंक के पास जब पैसा एक्सेस होता है तो वो अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करते हैं और आरबीआई कमर्शियल बैंक द्वारा जमा किए गए पैसे या आरबीआई कमर्शियल बैंक द्वारा कमर्शियल बैंक से लिए गए उधार पर उनको ब्याज चुकाती है। तो आरबीआई कमर्शियल बैंक से लिए गए उधार पर जिस दर से ब्याज अदा करती है, जिस रेट से ब्याज चुकाती है, उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। तो हमने देखा था कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। और हमने यह भी देखा था कि दोनों को आरबीआई के द्वारा डिफाइन किया जाता है। और हमने यह भी देखा था कि जो दोनों जो है वो शॉर्ट टर्म लोन्स हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए दिए जाते हैं, यानी कि 1 से 14 दिन के लिए उनको दिया जाता है। फिर हमने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का संबंध देखा था लिक्विडिटी को लेकर के, क्योंकि हमने बोला था कि आरबीआई रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से लिक्विडिटी को मेंटेन करती है ओपन मार्केट में। उसका मेन बेसिक फंडा यही होता है। तो हमने देखा था कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, लिक्विडिटी के। अर्थात अगर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा तो लिक्विडिटी घटेगी, रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट घटेगा तो लिक्विडिटी बढ़ेगी। इसी माध्यम में हमने देखा था कि जब भी मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है तो लिक्विडिटी के बढ़ने से जो अव्यवस्था आती है, अर्थव्यवस्था में जो लोचलता पैदा होती है, उस बढ़े हुए उस एक्स्ट्रा लिक्विडिटी को सोखने के लिए, एक्स्ट्रा लिक्विडिटी को मार्केट से बाहर करने के लिए और एक्स्ट्रा लिक्विडिटी को मार्केट से खींच करके मार्केट में डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करने को लेकर के आरबीआई रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से इसको मेंटेन करती है। जब मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है तो हमने देखा था कि आरबीआई रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट दोनों को बढ़ा देती है, और जब मार्केट में लिक्विडिटी घटती है तो आरबीआई रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट दोनों को घटा देती है। तो हमने इस तरीके से कल देखा था। इसकी पूरी डिटेल जो स्टूडेंट कल इसको नहीं देख पाए थे वो हमारे यूट्यूब चैनल विवेक रुद्रा फ्रॉम लखनऊ पे जाकर के पूरी क्लास को वहाँ देख सकते हैं। वहाँ हमको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे लिक्विडिटी और रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट के घटने बढ़ने से कैसे डिमांड और सप्लाई कंट्रोल हो रही है। आज की क्लास में हम देखेंगे एसएलआर और देखेंगे एसएलआर क्यों जारी किया जाता है, एसएलआर को जारी कौन करता है, एसएलआर को जारी करने के पीछे मोटिव क्या है, एसएलआर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इन सारे मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्लास की तरफ, यानी कि मनी बैंकिंग, मुद्रा बैंकिंग की सेकंड क्लास की तरफ। आइए तो आज हम देखते हैं अपनी दूसरी क्लास। हमने उसका जो शीर्षक है वो मुद्रा बैंकिंग यानी कि मनी बैंकिंग। मनी बैंकिंग में हम देखेंगे तरलता प्रबंधन यानी कि लिक्विडिटी मैनेजमेंट, और लिक्विडिटी मैनेजमेंट के टूल्स के रूप में हम पिछली क्लास में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट देख चुके थे। आज हम देखेंगे क्लास नंबर 2 में एसएलआर, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी कि इसी को बोलते हैं सांविधिक तरलता अनुपात। स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सांविधिक तरलता अनुपात, एसएलआर का मतलब ये होता है। तो हम आपसे जब भी बात करेंगे तो एसएलआर हम बोलेंगे तो एसएलआर का मतलब आप समझिए स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी कि सांविधिक तरलता अनुपात। हम एसएलआर पे बढ़ें उससे पहले कुछ हम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इम्पॉर्टेंट फैक्ट को देखेंगे,
क्योंकि हम SLR को पढ़ाते समय, SLR को पढ़ते समय कुछ टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, कुछ फैक्ट का इस्तेमाल करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। बार बार उनको एक्सप्लेन करने से ज़्यादा अच्छा है कि हम एक बार उनको एक्सप्लेन कर दें और जब वहाँ हम उनका नाम लेंगे तो आप उसको कनेक्ट कर पाएँ कि इसका क्या मतलब होता है। तो पहला तो ये है कि SLR CRR की डिस्कशन हम कल की क्लास में करेंगे। SLR CRR लाने के पीछे का उद्देश्य क्या है? SLR CRR कौन लाता है? RBI लाती है। दोनों के रेट को डिफाइन करने का अधिकार किसके पास है? RBI के पास है। जो RBI एक्ट है 1934 और जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1994, इन दोनों के माध्यम से RBI को इस बात के लिए ऑथराइजेशन दिया गया है और किसी भी राष्ट्र का जो सेंट्रल बैंक होता है, सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, वही CRR और SLR डिफाइन करता है। तो RBI का SLR और CRR लाने के पीछे एम क्या है? तो आप देखेंगे बेसिकली दो एम है जिसको लेकर के RBI CRR और SLR लाती है। पहला है बैंक्स की लायबिलिटी, लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी को बनाए रखना। लिक्विडिटी का मतलब होता है तरलता और सॉल्वेंसी का मतलब होता है कर देने की क्षमता। तो बैंक के लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि SLR और CRR को बनाए रखा जाए। मान लीजिए जैसे बैंक होता है, बैंक में कई प्रकार की जमाएं होती हैं, लोग अपनी पैसा जमा करते हैं। अब अगर बैंक पे किसी भी प्रकार का दबाव ना हो तो बैंक उन सारे पैसों को लोन में दे देंगे। मान लीजिए SBI के पास 100 रुपये जमा हुआ आज के रेट में और उस 100 रुपये को लोन में दे दे, तो प्रेजेंट टाइम में बैंक SBI के पास कोई पैसा नहीं है और इसी दौरान 100 रुपया जमा करने वाला कोई व्यक्ति आ जाए और अपना पैसा SBI से मांगे, तो इस कंडीशन में SBI उस पैसे का भुगतान, उस पैसे का पेमेंट उस व्यक्ति को नहीं कर पाएगी। इससे क्या होगा? एक पेमेंट की समस्या क्रिएट होगी, भुगतान की समस्या क्रिएट होगी और इस समस्या के चलते जो ग्राहक हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनका विश्वास बैंकिंग सिस्टम से उठेगा और ये बैंकिंग में एक क्राइसिस को पैदा करेगा। तो इस प्रकार के क्राइसिस ना हो, इसलिए RBI बैंकों पे, कमर्शियल बैंकों पे ये दबाव डालती है कि वह जितना भी पैसा उनके पास जमा होता है, उन पैसों का कुछ परसेंटेज इस प्रकार के सिचुएशन से निकलने को लेकर के अपने पास या RBI के पास रिजर्व के रूप में रखें। तो पहला उद्देश्य जो है RBI का CRR SLR लाने का, वो क्या है? बैंकों की लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी को बनाए रखना। दूसरा क्या है? RBI जब भी कभी ग्रोथ रेट और इन्फ्लेशन में कोई असंतुलन पैदा होता है तो इस असंतुलन को दूर करने के लिए RBI इन दो टूल्स का, SLR और CRR का उपयोग करती है। अभी हम देखेंगे कि कैसे इन्फ्लेशन और ग्रोथ रेट में बैलेंस बनाने को लेकर के CRR और SLR का उपयोग एज ए टूल्स करती है RBI। तो हमने देखा जो पहला एम है, हम इस एम को इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि जब भी हम SLR और CRR पढ़ेंगे या जब भी आपसे पूछा जाए इनका मोटिव्स क्या है, तो बेसिक मोटिव्स यही है। इसको बार बार रिपीट करने से अच्छा कि मैं आपको एक बार फंडामेंटल समझा दूं, उसके बाद हम सीधा कॉन्सेप्ट में SLR और CRR को पढ़ते हुए चलेंगे। तो जो मोटिव से CRR SLR लाने का हमने देखा, पहला मोटिव ये है कि बैंकों की लिक्विडिटी और उनकी सॉल्वेंसी यानी कि उनकी तरलता को और उनकी कर देने की क्षमता को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि उनका कुल जमा का कुछ परसेंटेज उनके पास इमरजेंसी सिचुएशन से निकलने के लिए आरक्षित रखा जाए। इसको ध्यान में रख के RBI CRR और SLR को लागू करती है। दूसरा हमने क्या देखा? ग्रोथ रेट और इन्फ्लेशन में बैलेंस बनाने को लेकर के भी RBI SLR और CRR को एज ए टूल्स इस्तेमाल करती है। दूसरा हम शब्द इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं CRR और SLR पढ़ाते समय, वो है NDTL। NDTL का मतलब होता है नेट डिमांड एंड टर्म लायबिलिटी। अभी हम बताएंगे आपको कि डिमांड, टर्म और लायबिलिटी क्या होती है। नेट डिमांड एंड टर्म लायबिलिटी या टाइम लायबिलिटी इसको कभी कभी बोला जाता है। इसका हिंदी में मतलब होता है निवल मांग और सावधि देयता। इसके अंतर्गत बैंक की समस्त मांग, जितनी भी डिपॉजिटेड होती हैं बैंक में भी हम देखेंगे कितने प्रकार की डिपॉजिट होती है, कितने प्रकार की लायबिलिटी होती है, वो भी हम देखेंगे। तो NDTL का मतलब है नेट डिमांड एंड टर्म लायबिलिटी या नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। इसको हिंदी में बोलते हैं निवल मांग और सावधि देयता। इसके अंतर्गत बैंकों की समस्त मांग यानी कि टोटल डिमांड डिपॉजिट एंड सावधि देयता यानी कि टर्म लायबिलिटी को अंतर बैंकिंग देयताओं यानी कि इंटर बैंकिंग लायबिलिटी के साथ समायोजित कोलैबोरेट किया जाता है।
इससे बैंक की निवल देयता यानी कि नेट लायबिलिटी का पता चलता है। तो जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको अगर हम समझें तो हम देखेंगे, टेक्निकल पॉइंट ये है कि इसके अंतर्गत यानी कि एनडीटीएल के अंतर्गत बैंकों की समस्त मांग यानी कि डिमांड डिपॉजिट, टोटल डिपॉजिट और सावधि देयताएं यानी कि टर्म लायबिलिटी को अंतर बैंकिंग देयताओं यानी कि इंटर बैंकिंग लायबिलिटी के साथ समायोजित किया जाता है और इस प्रक्रिया के द्वारा बैंक की कुल देयता यानी कि नेट लायबिलिटी का आभास लगाया जाता है। ये टेक्निकल वर्ड है, थोड़ा सा समझने में आपको कठिनाई हो रही होगी, इसको मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये मैं हूं विवेक रुद्रा। मैं सुबह उठा और सुबह उठ करके मैं कोचिंग के लिए निकला या किसी काम के लिए निकला। मान लीजिए हमने कोचिंग के लिए निकला, मैं कोचिंग के निकला तो मेरे पर्स में, वॉलेट में कितने पैसे थे? 1000 रुपये मान लीजिए थे। मैं घर से निकला, सुबह उठा, तैयार हुआ, घर से निकलने लगा, पर्स में देखा 1000 रुपये हैं। पापा ने पूछा कि बेटा आप कोचिंग जा रहे हैं, आपके पास पैसे हैं या नहीं? तो मैं बोलता कि हाँ पैसे हैं या नहीं है, इससे पहले पापा ने मुझे 1000 रुपये निकाल के दे दिए कि लो इसको अपने पास रखो खर्चे के लिए। तो पापा ने कितने दिया हमें? पापा ने दिए हमें 1000 रुपये। तो कुल हमारे पास कितने पैसे हो गए? 2000 रुपये। 1000 रुपया पहले से हमारे वॉलेट में था, 1000 पापा ने हमें खर्चे को लेकर के दिया, तो हमारे पास कुल कितना रुपया हो गया? 2000 रुपये। अब मैं कोचिंग गया, दिन भर कोचिंग में रहा, काम किया, खाया पिया, दोस्तों के साथ मौज मस्ती की, पार्टी की। इस प्रक्रिया में हमने कुल मिला करके 500 रुपये खर्च कर दिए। 500 रुपये क्या किया? खर्च कर दिया। सुबह घर से लेकर निकला 2000 रुपये और दिन भर की पूरी प्रक्रिया में हमने खर्च कर दिया 500 रुपये। और जब शाम को घर पहुंचा तो पापा ने बोला बेटा कुछ पैसे बचे हैं। तो हमने चेक किया तो हमारे वॉलेट में 2000 पहले से था, 500 रुपये हमने खर्च कर दिया, तो कुल 1500 रुपये हमारे वॉलेट में बचा हुआ था। फिर से समझिए, मैं विवेक रुद्रा सुबह उठ करके घर से निकला कोचिंग के लिए। उस समय मेरे पास पर्स में 1000 रुपये थे, पापा ने मुझे खर्चे के लिए 1000 रुपये और दे दिए, मेरे पास कुल डिपॉजिट हो गया 2000 रुपये। दिन भर मैं कोचिंग में रहा, काम किया, घूमा, खाया पिया, दोस्तों के साथ थोड़ी पार्टी की। उन पूरी प्रक्रियाओं में मुझसे खर्च हो गए 500 रुपये। शाम को जब घर पहुंचा तो पापा ने पूछा कुल तुम्हारे पास कितने पैसे बचे हैं? तो हमने देखा कुल हमारे पास 1500 रुपये बचे हैं। तो जो हमारे पास ये 1500 रुपये बचे हैं वही विवेक रुद्रा का क्या है? एनडीटीएल। मतलब यही मेरा नेट डिपॉजिट एंड टाइम लायबिलिटी है। इसी पैसे को मैं अगले दिन खर्च कर सकता हूं या इसी पैसे में से मैं किसी को, पापा को उधार दे सकता हूं, इसी पैसे में से मैं दूध के लिए खर्च कर सकता हूं। यही कुल हमारी पूंजी है और इसी पूंजी को हम एनडीटीएल कहेंगे। इसका मतलब क्या है कि विवेक रुद्रा के पास दिन भर कुल कितना जमा हुआ और कुल कितना खर्च हुआ, इनका कैलकुलेशन करने के बाद शाम को जो मेरे जेब में कुल पैसा बचा वही कुल पैसा क्या कहलाया? एनडीटीएल। तो ये मैंने आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन के रूप में समझाया। अब इसको बैंकिंग के रूप में समझते हैं। कि एनडीटीएल क्या है। कल हमने कल भी बताया था, जब रिवर्स रेपो रेट पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि आरबीआई तो ठीक है, लेकिन जब भी हम कमर्शियल बैंक की बात करेंगे तो आपको समझाने को लेकर के मैं एक ही बैंक का बार बार नाम लूंगा, एसबीआई। तो आज भी मैं कमर्शियल बैंक कहने से ज़्यादा अच्छा एसबीआई कहूँगा, तो आपको इंडिविजुअल नाम लेने पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब जैसे मान लीजिए एसबीआई है, एसबीआई का जो कुल ओपनिंग बैलेंस है वो कितना है? एसबीआई का कुल ओपनिंग बैलेंस कितना है? 1500 करोड़ रुपए। जाहिर सी बात है हमारे तरह 1000 रुपये तो होंगे नहीं, क्योंकि बैंक 1500 करोड़ रुपए होंगे, हमारे पास तो 1000 रुपये भी बड़ी मुश्किल से आते हैं। तो एसबीआई के पास क्या है? ओपनिंग बैलेंस कितना है? 1500 करोड़ रुपए। एसबीआई सुबह स्टार्ट हुआ, उस समय उसके पास 1500 करोड़ रुपए थे। सुबह से लेकर के शाम तक दिन भर की पूरी प्रक्रिया में एसबीआई के पास सभी माध्यम से डिपॉजिट हुए कितने रुपए? 500 करोड़ रुपए। सुबह ओपनिंग के समय कितना पैसा था? 1500 करोड़ रुपए।
अब शाम को बैंक 10 बजे ओपन हुआ और 10 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक चल रहा है। सुबह 10 से लेकर के शाम 6 बजे तक चल रहा है। तो सुबह 10 से शाम 6 के बीच में कुल पैसा जमा हुआ 500 करोड़ रुपया। तो इस प्रकार शाम 6 बजे तक बैंक में कुल डिपॉजिट कितना था? 2000 करोड़ रुपए। 1500 पहले से 500 रुपया जो डिपॉजिट हुआ वो। लेकिन क्या केवल बैंक में पैसे डिपॉजिट होते हैं? नहीं, बैंक से पैसे लोग निकालने भी जाते हैं, बैंक से पैसे निकाले भी जाते हैं पूरी दिन भर की प्रक्रिया में। तो हमने देखा कि 10 से 6 के बीच में जमा हुए 500 करोड़ रुपए, लेकिन 10 से 6 के बीच में लोगों ने अपने पैसे निकाले और इस तरह कुल 10 से 6 के बीच में बैंक से 200 करोड़ रुपया निकाले गए। 200 करोड़ रुपया निकाले गए। तो अब अगर हम आपसे कहें कि जमा कुल हुए 1500 करोड़ रुपया पहले से था, 500 करोड़ रुपया जमा हुआ, 2000 करोड़ रुपया इनके पास जमा हुआ, लेकिन निकाले भी गए पैसे। तो कुल कितने निकाले गए? तो हमने कहा निकाले गए 200 करोड़ रुपए। निकाले गए 200 करोड़ रुपए। तो लास्ट में चेक किया गया, बैंक बंद होने समय 6 बजे चेक किया गया कि अब कुल बैंक में कितने पैसे बचे हैं। तो बैंक में देखा गया कि 2000 करोड़ रुपया माइनस 200 करोड़ रुपया, यानी कि 1800 करोड़ रुपया बैंक में कुल बचे हुए हैं। यही 1800 करोड़ रुपया इस एसबीआई का क्या है? एनडीटीएल है आज के डेट के लिए। इसका मतलब है कि प्रतिदिन शाम को बैंक बंद होने से पहले या बैंक बंद होते समय किसी बैंक के पास कुल जो पैसा होता है उसी पैसे को उस बैंक का एनडीटीएल यानी कि नेट डिमांड एंड टाइम या टर्म्स लायबिलिटी कहते हैं। इस एग्जांपल को मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। एसबीआई है, उसका एसबीआई का जो ओपनिंग बैलेंस है 1500 करोड़ रुपया है। दिन भर का पूरा काम हुआ, दिन भर के काम में 500 करोड़ रुपया जमा हुआ और दिन भर के काम में 200 करोड़ रुपया निकाला गया। इस प्रकार जो बैलेंस बचा वो 300 करोड़ रुपया। वो 300 करोड़ रुपया ओपनिंग बैलेंस 1500 करोड़ रुपया में हमने ऐड किया तो हमें कितना प्राप्त हुआ? 1800 करोड़ रुपया। तो जो ये 1800 करोड़ रुपया है, यही 1800 करोड़ रुपया इस एसबीआई का एनडीटीएल है। इसी को मैंने आसान शब्दों में समझाने को कोशिश किया था कि एट द एंड ऑफ द डे किसी बैंक के बंद होते समय उस बैंक के पास जो कुल राशि होती है, कुल पैसा होता है, कुल कैपिटल होता है, उसी को उस बैंक का उस दिन के लिए एनडीटीएल माना जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? नेट डिमांड एंड टर्म लायबिलिटी। हो सकता है कि मैं आपको समझाने में सफल रहा हूं। इसी को मैंने यहाँ शब्दों में समझाया हुआ है कि मैं विवेक रुद्राम मॉर्निंग में घर से निकला, 1000 रुपया मेरे वॉलेट में पहले से था, 1000 पापा ने दिया, कुल 2000 रुपये हो गए। दिन भर मैंने काम किया, बाहर रहा, दोस्तों के साथ खाया पिया, मौज मस्ती किया, उसमें हमने 500 रुपये खर्च कर दिए। शाम को घर पहुंचा, पापा ने पूछा कुछ पैसे हैं क्या? मैंने चेक किया तो हमारे वॉलेट में 1500 रुपये बचे हुए थे। यही 1500 रुपये मेरे एनडीटीएल हैं, यही 1500 रुपये मेरे नेट डिपॉजिट एंड टर्म्स लायबिलिटी हैं, यही 1500 रुपये मेरे निवल जमा और सावधि देयताएं हैं। इन्हीं को मैं पापा को दे सकता हूं, इन्हीं में से मैं उधारी दे सकता हूं, इन्हीं में से मैं किसी को भी लोन दे सकता हूं, इन्हीं में से मैं दूध वाले का पेमेंट कर सकता हूं। यही मेरी कुल पूंजी है। इसी प्रकार हमने आपको इस एग्जांपल से एसबीआई को कनेक्ट किया। एसबीआई का जो ओपनिंग बैलेंस है 1500 करोड़ रुपया है। पूरे दिन का काम किया उसने, पूरे दिन काम में उसको पास 500 करोड़ रुपए आए। तो शाम को जब लेजर बनने लगा तो देखा गया कुल डिपॉजिट कितना हो गया? 2000 करोड़ रुपए। लेकिन पूरे दिन भर में एसबीआई से 200 करोड़ रुपए निकाले भी गए। इस प्रकार एसबीआई के पास शाम को एंड ऑफ द डे कितना बचा? 1800 करोड़ रुपए। और यही 1800 करोड़ रुपए वह पैसा है जिसको एसबीआई किसी को दे सकता है, एसबीआई उसको डिपॉजिट कर सकता है। यही 1800 करोड़ रुपए का है, क्या है? उस एसबीआई का उस दिन का एनडीटीएल है। तो इस प्रकार हमने देखा कि एनडीटीएल क्या है। एनडीटीएल किसी बैंक का टोटल डिपॉजिट और टोटल विथड्रॉ, टोटल डिपॉजिट टोटल विथड्रॉ का जो बैलेंस है वही बैलेंस क्या कहलाता है? एनडीटीएल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनडीटीएल को समझना, क्योंकि अभी हम आपको बताएंगे कि जितने भी एसएलआर हैं, सीआरआर हैं, वो इसी एनडीटीएल पे ही काउंट किए जाते हैं, इसी एनडीटीएल पे ही कैलकुलेट किए जाते हैं। तो यहाँ से दो बात हमने निकली एनडीटीएल से। पहली बात ये निकली कि जो एनडीटीएल है वो टोटल डिपॉजिट यानी कि डिमांड डिपॉजिट प्लस टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट, कुल दो प्रकार के डिपॉजिट होते हैं, भी हम देखेंगे।
डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट यानी कि टोटल डिपॉजिट, बैंक में कुल कितना जमा हुआ, टोटल डिपॉजिट, और टोटल विड्रॉ कितना हुआ, टोटल विड्रॉ कितना हुआ, इसका जो बैलेंस है उसी को क्या कहते हैं, NDTL। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। एक बात तो यहाँ से निकल के आई। दूसरी बात ये निकल के आई, हम बार बार कह रहे हैं कि NDTL एट द एंड ऑफ द डे का काउंट किया जाता है, एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे काउंट किया जाता है। इसका मतलब ये है कि NDTL का जो कैलकुलेशन है, NDTL का जो काउंटिंग है वो डेली बेसिस पे किया जाता है। ये जितने भी शब्द मैं आपसे बोल रहा हूँ इसको आप दिमाग में रखिए, क्योंकि मैं स्लाइड की तरफ बढ़ूंगा तो मैं डायरेक्ट इन शब्दों का इस्तेमाल करूंगा। तो दो बातें निकली, पहली कि जो NDTL है ये किसी बैंक के कुल डिपॉजिट और उससे किए गए कुल विथड्रॉ का एट द एंड ऑफ द डे कैलकुलेशन से बचा हुआ पैसा है। दूसरी बात ये निकला कि जो NDTL है वो डेली बेसिस पे काउंट किया जाता है। दो बातें यहां से निकल के आई। चलिए अब हम देखते हैं डिपॉजिट के बारे में पढ़ते हैं। अभी हमने बार बार आपसे नाम लिया था, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट। तो यहाँ हम डिपॉजिट का जो है वो केवल थोड़े से कॉन्सेप्ट को देखेंगे, बाकी पूरा जो डिपॉजिट का कॉन्सेप्ट है वो हम अगले जो बैंकिंग सिस्टम का मौद्रिक नीति में आएंगे, मॉनेटरी पॉलिसी में आएंगे, वहाँ पढ़ेंगे। यहाँ केवल हमें ये जान लेना है बेसिक कॉन्सेप्ट में कि डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट होता क्या है। तो बैंक में कुल दो तरीके की डिपॉजिट होती हैं। पहला होता है डिमांड डिपॉजिट, जिसको हम शॉर्ट में DD बोलते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं मांग जमा। दूसरा है टाइम डिपॉजिट, जिसको शॉर्ट में TD बोला जाता है और इसको हिंदी में बोलते हैं सावधि जमा। डिमांड डिपॉजिट या मांग जमा नाम से ही पता है, ऐसी जमा जिसका मांग होने पर बैंक को उसे तुरंत पूरा करना पड़ता है। तो जो डिमांड डिपॉजिट होता है उसको शॉर्ट में बैंकिंग टर्म में ऑन डिमांड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑन डिमांड। ऑन डिमांड का मतलब होता है कि इसमें बैंक की यह लायबिलिटी है, बैंक का यह दायित्व है कि डिमांड डिपॉजिट जमा करने वाला ग्राहक, कंज्यूमर अगर बैंक के पास आता है और अपना पैसा मांगता है तो बैंक उस ग्राहक को पैसा देने से किसी भी कंडीशन में मना नहीं कर सकती है। अब यह हो सकता है कि उस समय उस बैंक के पास उतना पैसा ना हो जितना वो ग्राहक या जितना कंज्यूमर मांग रहा है। तो इसके लिए भी RBI ने रूल बनाया है। एक शब्द है, हम आगे बैंकिंग जब मौद्रिक पॉलिसी पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे, कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट के रूप में ओवरनाइट के लिए SBI अदर बैंकों से या RBI से या कहीं से भी पैसे का अरेंजमेंट करेगी, लेकिन उस ग्राहक को जिसने अपनी डिमांड डिपॉजिट के तहत अपने पैसे की मांग की है उसके पैसे की मांग को पूरा करेगी। हम सब जब बैंक जाते हैं तो अपना चेक लगाते हैं या जो फॉर्म होता है उसको भर के बैंक को देते हैं और बैंक हमें पैसा दे देता है, क्योंकि हमारा जो डिपॉजिट होता है वो डिमांड डिपॉजिट होता है। और इस डिमांड डिपॉजिट के कारण बैंक हमसे ये नहीं कर सकता कि हम आपको पैसा नहीं देंगे, क्योंकि इसी आधार पे, इसी शर्त पे हमने बैंक को पैसा दिया था कि आप हमारे पैसे को लीजिए, इस पे टैक्स कमाइए, टैक्स लगा करके इसको अपना प्रॉफिट कमाइए, लेकिन शर्त यह है कि जब हम आपसे इस पैसे की डिमांड करेंगे अपने इमरजेंसी कंडीशन को देखते हुए तो आपको पैसा देना पड़ेगा। डिमांड डिपॉजिट दो तरीके का होता है, पहला सेविंग अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट। इसकी पूरी डिटेल हम जब हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी तो वहाँ देखेंगे। दूसरा है टाइम डिपॉजिट या जिसको आप बोलते हैं सावधि जमा। सावधि जमा नाम से पता है कि ये कुछ टर्म के लिए दिया जाता है, कुछ टाइम के लिए बैंकों में जमा किया जाता है। इसका मतलब ये है, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं पेबल ऑन डिमांड। ये नहीं होता है, ये पेबल ऑन डिमांड नहीं होता, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ऑन टाइम। पेबल ऑन डिमांड नहीं होता मतलब आप जाइए, आपका जो पैसा है वो टाइम डिपॉजिट है, आपने कुछ समय के लिए पैसा जमा किया है और बैंक जाइए कहिए मुझे पैसा दे दीजिए, तो बैंक को पूरा अधिकार है कि आपको बैंक मना कर सकता है कि अभी हम पैसा आपका नहीं देंगे, क्योंकि ये टाइम ड्यूरेशन आपका भी पूरा नहीं हुआ है। इसीलिए इसको बोलते हैं ऑन टाइम। ऑन टाइम का मतलब होता है कि जब आप बैंक में टाइम डिपॉजिट करते हैं तो वह कुछ टर्म के लिए होता है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, जितने भी समय के लिए आप जमा करिए। तो जितने समय के लिए आप जमा करते हैं, मान लीजिए आपने 5 साल के लिए जमा किया है, तो 5 साल पूरा होते ही आप बैंक के पास जा सकते हैं और बैंक से अपनी राशि को वापस ले सकते हैं। बैंक आपको आपकी राशि, आपका टर्म, आपका टाइम ड्यूरेशन पूरा होने पर आपको वापस कर देगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट के बीच में। अब हम
अगला जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करने वाले हैं एसएलआर में, वो हम यहाँ डिफाइन करेंगे, जिसको हम बोलेंगे एसेट्स। एसेट्स मतलब संपत्ति। एसेट्स मतलब संपत्ति। ए रिसोर्स ओन्ड बाय इंडिविजुअल और कंपनी दैट जनरेट्स कैश फ्लो ओवर लॉन्ग टर्म। तो यहाँ समझने वाली बात है कि एसेट्स क्या है? एक रिसोर्स है जो किसी इंडिविजुअल या कंपनी रूप में धारण की जाएगी और जो उस कंपनी, उस व्यक्ति के लिए लॉन्ग टर्म के लिए कैश को जनरेट करेगी। मतलब ए रिसोर्स ओन्ड बाय इंडिविजुअल और कंपनी दैट जनरेट्स कैश फ्लो ओवर लॉन्ग टर्म। अगर इसको हम एक्सप्लेन करें टेक्निकल रूप से हिंदी में, तो हम कहेंगे एसेट्स यानी कि संपत्ति एक ऐसा साधन है, एक ऐसा रिसोर्स है जिसे कोई भी व्यक्तिगत रूप से या कंपनीगत रूप से धारण कर सकता है तथा उसके आधार पर लंबे समय तक कैश की अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। तो एसेट्स क्या है? एक संपत्ति है, ऐसा संसाधन है जिसको कोई भी इंडिविजुअल रूप से उसको धारण कर सकता है या कंपनी के रूप में उसका मालिक बन सकता है। और यह जो एसेट्स है, यह उस व्यक्ति, उस कंपनी के लिए एक लंबे समय, लॉन्ग टर्म तक के लिए उसके कैश की ज़रूरतों को क्या करता है? पूरा करता है। रिसोर्स ओन्ड बाय इंडिविजुअल और कंपनी दैट जनरेट्स कैश फ्लो ओवर लॉन्ग टर्म। इसको थोड़ा सा और आसान बनाने के लिए हम समझें कि संपत्ति क्या होती है। जो मुझे मिला या जो मेरा है या जिसके बदले मैं कैश कर सकता हूं, जिसको मैं गिरवी रख सकता हूं, जिसको मैं किसी के पास रख करके कैश उठा सकता हूं, वो सारी चीज क्या कहलाती है? संपत्ति। तो इसको मैंने अपनी भाषा में लिखा है कि जो मुझे मिला या जो मेरा है या जिसके बदले मैं कैश प्राप्त कर सकता हूं, वो क्या कहलाती है? संपत्ति। बोलते हैं ना, मेरी संपत्ति मैं जो चाहूँ करूं। मतलब ये मेरी संपत्ति है, मेरा है, मुझे मिला है, इसमें किसी दूसरे का कोई हक नहीं है, इस पे प्रॉफिट कमाने का अधिकार मेरा है, मैं इसको किसी को दे सकता हूं, मैं इसको किसी के पास गिरवी रख के कैश ले सकता हूं, ये मेरा अधिकार स्वयं का है। एसेट्स मूलतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है करंट एसेट्स, दूसरा होता है नॉन करंट एसेट्स। ऐसा एसेट जिसको एक शॉर्ट टर्म यानी कि 1 साल से कम अवधि के अंदर कैश में कन्वर्ट किया जा सके, उसको बोलते हैं करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स क्या होता है? ऐसा एसेट्स, ऐसी संपत्ति जिसको एक शॉर्ट टर्म यानी कि 1 ईयर से पहले, 1 ईयर के अंदर ही कैश में कन्वर्ट किया जा सके, उसको बोलते हैं करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है? ऐसा एसेट्स या ऐसी संपत्ति जिसे लॉन्ग टर्म यानी कि 1 साल से अधिक अवधि में या 1 साल से अधिक लंबे समय में जाकर के कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं? नॉन करंट एसेट्स। तो एसेट्स हमने देखा क्या होते हैं? एक संपत्ति है, एक संसाधन है, एक रिसोर्स है जिसको कोई व्यक्ति इंडिविजुअल रूप से, जिसको कोई कंपनी अपने कंपनीगत रूप से गवर्न कर सकती है, ओन कर सकती है। और यह जो एसेट्स है उस कंपनी के लिए, उस व्यक्ति के लिए एक लॉन्ग टर्म में कैश को पूरा करने का एक माध्यम बनता है। सिंपल वे में हमने आपको समझाया कि जो मुझे मिला, जो मेरा है, जिसके बदले मैं कैश प्राप्त कर सकता हूं, जिसको मैं कुछ किसी को दे सकता हूं, जिसको मैं किसी के लोन को दे सकता हूं, जिस पे मेरा मालिकाना हक है, जिसका मैं मालिक हूं, वो मेरी एसेट्स है, वो मेरी संपत्ति है। एसेट्स कितने प्रकार का है? 3 प्रकार के होते हैं। टाइप्स उनके 3 प्रकार हैं, लेकिन जो मेनली टाइप्स हैं 2 हैं। पहला करंट एसेट्स, दूसरा नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या है? जो एक शॉर्ट टर्म यानी कि 1 ईयर से अंदर ही कैश में कन्वर्ट हो जाए, वो करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स जो 1 ईयर के अंदर नहीं, अब बल्कि 1 ईयर से लंबे समय में जा करके कैश में कन्वर्ट हो, उसको बोलेंगे नॉन करंट एसेट्स। हम जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, हम करेंगे लायबिलिटी, क्योंकि अभी हमने आपको बताया है, एनडीटीएल में हम नाम लिया था, नेट डिपॉजिट एंड टर्म लायबिलिटी का हमने इस्तेमाल वहाँ किया था। लायबिलिटी का मतलब होता है दायित्व या देयता। मतलब मेरी लायबिलिटी है कि मैं आपके लिए कुछ करूं, मेरी लायबिलिटी है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। या सिंपल वे में ये कहें कि अगर मुझे किसी ने लोन दिया तो मेरी लायबिलिटी है, मेरा दायित्व है कि उस मैं लोन के ब्याज को पूरा करूं, मैं उस लोन को दूं। तो इसको भी अगर हम सिंपल वे में हमने अपनी भाषा में बनाया है कि जो मुझे देना है या चुकाना है, या जो मेरा नहीं है, या जो मेरे जेब से कैश को बाहर निकाले, वही क्या है? लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी को सिंपल वे में कैसे समझा हमने कि जो मुझे देना है, जो मुझे किसी को चुकाना है,
जो मेरे लिए उधार है, जो मेरा खुद का नहीं है, जिसमें मेरा खुद का मालिकाना हक नहीं है, जो मेरे जेब से कैश को बाहर करे, वो सारी चीज़ क्या बोलती है? लायबिलिटी कहलाती है, दायित्व कहलाती है, देयता कहलाती है। अब इसको हम बैंकिंग सिस्टम से रिलेट करते हैं। तो हमने आपको समझाया एसेट्स क्या हैं? जो मेरा है, जो मेरा है। और फिर हमने क्या कहा? जिसे मैं किसी को दे सकता हूं, दे सकता हूं। दूसरा हमने क्या कहा? लायबिलिटी। लायबिलिटी में हमने क्या कहा? कि जो मेरा नहीं है, जो मेरा नहीं है, यानी कि जिसे मुझे चुकाना है, जिसे मुझे चुकाना है, या जो मेरे लिए उधार है, मेरे लिए उधार है। ये क्या होती है? लायबिलिटी। अब इसको समझिए। एसबीआई और ये मैं विवेक रुद्रा। मैंने एसबीआई में 500 रुपया जमा किए। क्या किए? जमा किए, डिपॉजिट किया। अब आप बताइए, ये 500 रुपया किसका है? ये 500 रुपया किसका है? किसका है? तो ये 500 रुपया विवेक रुद्रा का है। ये 500 रुपया किसका है? विवेक रुद्रा। विवेक रुद्रा ने एसबीआई को अपना 500 रुपया दिया है। तो ये 500 रुपया किसका है? विवेक रुद्रा का है। और ये 500 रुपया किसके लिए उधार है? एसबीआई के लिए। ये 500 रुपया मैंने, विवेक रुद्रा ने एसबीआई के पास जमा किया, एसबीआई के पास डिपॉजिट किया। तो ये 500 रुपया विवेक रुद्रा का है और यही 500 रुपया एसबीआई के लिए उधार है। ये 500 रुपया जब भी विवेक रुद्रा मांगेंगे, एसबीआई को उसे विवेक रुद्रा को चुकाना पड़ेगा। एसबीआई का इस 500 रुपये पे कोई मालिकाना हक नहीं है। एसबीआई को ये 500 रुपया विवेक रुद्रा को चुकाना पड़ेगा। एसबीआई को ये 500 रुपया विवेक रुद्रा को देना पड़ेगा। इस 500 रुपये पे विवेक रुद्रा का पूरा मालिकाना हक है। विवेक रुद्रा इसके मालिक हैं। इसको जब चाहे बैंक से निकाल करके, एसबीआई से निकाल करके बैंक ऑफ बड़ौदा को दे दें, एसबीआई से निकाल करके आईसीआईसीआई बैंक को दे दें, या एसबीआई से निकाल करके कहीं और खर्च कर दें। इसका पूरा मालिकाना हक किसके पास है? विवेक रुद्रा के पास है। इसका मतलब ये है कि ये जो 500 रुपया है, ये एक एसेट्स होगा विवेक रुद्रा के लिए। ये एक एसेट्स होगा किसके लिए? विवेक रुद्रा के लिए। क्यों एसेट्स है? एसेट्स के लिए हमने क्या बोला था? कि जो मेरा है, जिस पे मेरा मालिकाना हक है, जिस पे मेरा मालिकाना हक है और जिसे मैं किसी को दे सकता हूं। तो ये 500 रुपया एसेट्स होगा विवेक रुद्रा के लिए, क्योंकि विवेक रुद्रा इसके मालिक हैं। ये इस 500 किसी को दे सकते हैं, इस 500 को ये किसी के पास भी डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन ये 500 रुपया उधार की राशि है। किसके लिए? उधार की राशि है। किसके लिए? उधार की राशि है एसबीआई के लिए, जो उन्होंने एसबीआई के पास जमा किया है। इस 500 रुपये को एसबीआई को चुकाना पड़ेगा विवेक रुद्रा के लिए। तो ये 500 रुपया एसबीआई के लिए क्या हो गया? क्या हो गया? लायबिलिटी हो गई। क्या हो गई? लायबिलिटी हो गई। समझे आप? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, फिर से समझिए, कि 500 रुपया कहाँ जमा किया? जमा किया किसने जमा किया? विवेक रुद्रा ने। किसके पास जमा किया? एसबीआई में। एसबीआई में। तो इस 500 रुपये का मालिक कौन? विवेक रुद्रा। इस 500 रुपये का कर्जा, इस 500 रुपये का कर्जदार कौन? एसबीआई। तो ये 500 रुपया विवेक रुद्रा के लिए एसेट्स है और यही 500 रुपया एसबीआई के लिए क्या है? लायबिलिटी है। और ये 500 रुपया था क्या? डिपॉजिट था, डिपॉजिटेड अमाउंट था। इसका मतलब है कि जितनी भी डिपॉजिट होती है, जितनी भी डिपॉजिट होती है, चाहे वो डिमांड डिपॉजिट हो, चाहे वो टाइम डिपॉजिट हो, जितनी भी डिपॉजिट होती है, जितनी भी जमाएं होती हैं, वो सारी की सारी जमाएं किसी भी बैंक के लिए क्या होती हैं? लायबिलिटी होती हैं। ये कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। तो जितनी भी डिपॉजिट होती है, चाहे वो डिमांड डिपॉजिट हो, चाहे वो टाइम डिपॉजिट हो,
किसी भी प्रकार की डिपॉजिट किसी भी बैंक के लिए क्या होती है, लायबिलिटी होती है, देयता होती है। मतलब ये कभी भी उस डिपॉजिटकर्ता के द्वारा डिमांड करने पर उनको पूरा करना पड़ेगा। चलिए अब दूसरा कौन सा समझते हैं। एसबीआई है, एसबीआई ने 1000 रुपया लोन दिया विवेक रुद्रा को। एसबीआई ने 1000 रुपया लोन दिया विवेक रुद्रा को। तो इस 1000 रुपये का मालिक कौन? इस 1000 रुपये का मालिक कौन? इस 1000 रुपये का मालिक एसबीआई। ये 1000 रुपया किसका है? एसबीआई का है। एसबीआई से 1000 रुपये का मालिक है। इस 1000 रुपये का कर्जदार कौन? विवेक रुद्रा। कर्जदार कौन? विवेक रुद्रा। विवेक रुद्रा ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एसबीआई से 1000 रुपया लोन लिया है। यह 1000 रुपया विवेक रुद्रा का नहीं है। ये इस 1000 रुपये का मालिक विवेक रुद्रा नहीं है। इस 1000 रुपये को कर्ज के रूप में एसबीआई ने कुछ टर्म के लिए विवेक रुद्रा को दिया है, और जब एसबीआई चाहेगी तो विवेक रुद्रा को ये पैसा एसबीआई को वापस करना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो 1000 रुपया है, इस 1000 रुपये का जो मालिक है वो मालिक कौन है? एसबीआई। अर्थात ये 1000 रुपया इस एसबीआई के लिए क्या है? एसेट्स है। लेकिन इस 1000 रुपये का कर्जदार कौन है? कर्जदार कौन है? विवेक रुद्रा। यानी कि विवेक रुद्रा इसके मालिक नहीं है। विवेक रुद्रा को 1000 रुपया एसबीआई को चुकाना पड़ेगा। ये उधार है विवेक रुद्रा के ऊपर एसबीआई का। तो ये 1000 रुपये का कर्जदार कौन है? विवेक रुद्रा। अर्थात ये 1000 रुपया विवेक रुद्रा के लिए क्या है? लायबिलिटी है। ये विवेक रुद्रा का दायित्व है, देता है कि वो 1000 रुपया लिए गए एसबीआई को दें। और ये 1000 रुपया क्या था? तो हमने क्या देखा कि लोन के रूप में जो 1000 रुपया एसबीआई ने दिया विवेक रुद्रा को, ये 1000 रुपया विवेक रुद्रा के लिए क्या था? लायबिलिटी थी। और यही 1000 रुपया एसबीआई के लिए क्या था? एसेट्स था। और ये 1000 रुपया था क्या? लोन। इसका मतलब जो लोन होता है वो किसी बैंक के लिए उसका एसेट्स होता है, संपत्ति होती है। तो जो लोन होता है किसी बैंक का, वह उस बैंक के लिए क्या होती है? संपत्ति होती है, एसेट्स होती है। तो इस प्रकार हमने आपको समझाया, हमने आपको जो समझाया वो समझाया कि जो डिपॉजिट होते हैं, जितने भी प्रकार की डिपॉजिट होती है, वो बैंक के लिए क्या होती है? लायबिलिटी होती है। और जितने भी लोन्स होते हैं वो किसी बैंक के लिए क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं। ये हमने आपको समझाया। यही बात हमने यहाँ डायग्राम के रूप में आपके सामने लिखी हुई है कि कंज्यूमर है, उसने डिपॉजिट किया एसबीआई के पास, तो ये जो डिपॉजिट है इस कंज्यूमर के लिए एसेट्स होगा और इस एसबीआई के लिए लायबिलिटी होगी। वहीं एसबीआई ने लोन दिया कंज्यूमर को, तो ये लोन इस एसबीआई के लिए एसेट्स होगा, लेकिन यही लोन इस कंज्यूमर के लिए क्या होगा? लायबिलिटी होगा। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसका क्विक रिवीजन करते हैं, फिर बढ़ेंगे एसएलआर की तरफ, क्योंकि इसके बाद हम सीधे एसएलआर पे आएंगे। तो हमने पहले क्या पढ़ा कि एसएलआर और सीआरआर दोनों को कौन डिफाइन करता है? आरबीआई करती है। एसएलआर और सीआरआर क्यों आरबीआई इसको जनरेट करने का पीछे उद्देश्य क्या है? तो हमने देखा था 2 उद्देश्य हैं। पहला ये है कि किसी भी बैंक के लिक्विडिटी और उसकी सॉल्वेंसी यानी कि कर्ज देने की क्षमता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि उसके पास कुछ रिजर्व के रूप में कैश रखे हों। दूसरा हमने देखा जो दूसरा मोटिव था, वो दूसरा मोटिव ये था कि ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच में रिलेशन को मेंटेन करके रखा जाए। तीसरी बात दूसरी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा वो एनडीटीएल की पढ़ा। एनडीटीएल का मतलब क्या? नेट डिमांड एंड टर्म लायबिलिटी, यानी कि निवल मांग और सावधि देयता। यानी कि किसी बैंक का एट द एंड ऑफ द डे, बैंक बंद होने के समय जो कुल उसके पास पैसा होता है वही उस बैंक का एनडीटीएल कहलाता है। यानी कि एनडीटीएल को हमने क्या कहा था? दिन भर के कुल प्रक्रियाओं में किया गया कुल डिपॉजिट को अगर हम दिन भर में कुल दिए गए लोन या दिन भर में कुल चुकाए गए लायबिलिटी या दिन भर में कुल खर्च किए गए विड्रॉ से
माइनस करते हैं तो जो पैसा बचता है वही पैसा हमारा क्या कहलाता है, NDTL कहलाता है। तो एक बात हमने यहाँ से, दो बातें हमने क्लियर किया था कि पहला कि जो NDTL होता है किसी भी बैंक का एट द एंड ऑफ द डे कुल पैसा होता है, और दूसरी बात हमने देखा था कि जो NDTL होता है वो NDTL डेली बेसिस पे काउंट किया जाता है। फिर तीसरी बात हमने देखी थी कि बैंक में कुल कितने प्रकार के डिपॉजिट होते हैं, तो हमने देखा था कि बैंक में कुल 2 प्रकार की डिपॉजिट होती हैं। पहला टाइम डिपॉजिट होता है और दूसरा डिमांड डिपॉजिट होता है। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, जो ऑन डिमांड हो, जब भी ग्राहक मांगे तो बैंक को पैसा देना पड़ता है, और ये 2 प्रकार के होते हैं, सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट। वहीं टाइम डिपॉजिट हमने देखा था क्या होता है, टाइम डिपॉजिट जो पेबल ऑन डिमांड नहीं होता है, अर्थात ऑन टाइम होता है, मतलब कुछ टर्म के लिए 2 साल 3 साल 4 साल के लिए पैसा जमा किया जाता है, और जब वो टर्म पूरा होता है तो पैसे को भुगतान बैंक उस ग्राहक को कर देती है। चौथी बात हमने देखा था कि असेट्स क्या होते हैं, तो हमने कहा था असेट्स जो है, जो मुझे मिला, जो मेरा है, जिसका मैं मालिक हूँ, जिसके बदले में कैश प्राप्त कर सकता हूँ, वो असेट्स होता है। और ये 2 प्रकार के होता हमने बताया था, पहला करंट एसेट्स, दूसरा नॉन करंट एसेट्स, यानी कि जिसको 1 साल से कम समय में ही कैश में कन्वर्ट किया जा सके वो करंट एसेट्स, जिसको 1 साल से अधिक समय लगे कैश में कन्वर्ट होने में वो नॉन करंट एसेट्स होता है। फिर हमने लायबिलिटी की बात की थी और हमने कहा था कि जो मेरा नहीं है, जिसका मैं मालिक नहीं हूँ, जो मेरे लिए कर्ज है, जो मेरे लिए उधार है, जो मुझे चुकाना है, जो मुझे देना है, जो मेरे जेब से कैश को बाहर निकाले, वो क्या कहलाती है, लायबिलिटी कहलाती है। और इसी चरण में हमने देखा था कि जो डिपॉजिट होता है किसी बैंक के लिए वो लायबिलिटी होती है, और जो लोन्स होता है वो किसी बैंक का एसेट्स होता है। तो इतनी बातें हमने वहाँ करी थी। अब हम बढ़ते हैं SLR की तरफ। चलिए अब हम देखते हैं SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सांविधिक तरलता अनुपात। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जितने भी हमने अभी आपको टर्मिनोलॉजी समझाई है, कॉन्सेप्ट समझाया, उसका इस्तेमाल मैं यहाँ शॉर्ट टर्म में करूँगा, वो आप अपने दिमाग में रखिएगा। तो जो टेक्निकल वर्ड है मैं उसको पढ़ देता हूँ। SLR से आशय RBI द्वारा निर्धारित NDTL, देखिए शब्द आ गया ना NDTL। SLR से आशय RBI द्वारा निर्धारित NDTL के उस अनुपात यानी कि रेशियो से है जिसे प्रत्येक बैंक को अपने पास रिजर्व के रूप में रखना पड़ता है। अर्थात SLR से आशय RBI द्वारा निर्धारित NDTL के उस अनुपात से है जिसे प्रत्येक बैंक को अपने पास रिजर्व के रूप में रखना पड़ता है। SLR is an amount that commercial bank has to keep it with self। मतलब क्या है, अपने इमरजेंसी डिमांड को पूरा करने के लिए, उनको इमरजेंसी सिचुएशन से निकालने के लिए RBI ने निर्धारित किया है कि किसी भी बैंक को अपने कुल NDTL का SBI द्वारा निर्धारित परसेंटेज के हिसाब अपने पास रिजर्व रखना होगा। हर बैंक को ये मैंडेटरी है, ये ऑप्शनल नहीं है, ये मैंडेटरी है कि हर बैंक को अपने कुल NDTL का RBI द्वारा बताए गए परसेंटेज के अनुसार उतना पैसा अपने पास रिजर्व के रूप में रखना होगा, ताकि उनको इमरजेंसी सिचुएशन से निकाला जा सके। तो पहली बात हमको ये समझ में आ गई। दूसरी बात यह है कि अभी हमने यहाँ बोला कि क्या है निर्धारित NDTL, क्या है निर्धारित NDTL RBI द्वारा। तो इसका मतलब है कि जो SLR की काउंटिंग है, SLR की जो कैलकुलेशन है, वो SLR की कैलकुलेशन किस अमाउंट पे किया जाता है, NDTL वाले अमाउंट पे किया जाता है। NDTL अमाउंट कौन सा होता है, एट द एंड ऑफ द डे बैंक के पास जो पैसा पड़ा होता है उसी को बोलते हैं NDTL, नेट डिमांड एंड टर्म लायबिलिटी। और हमने वहां देखा था कि NDTL की काउंटिंग किस बेसिस पे होती है, डेली बेसिस पे। NDTL की काउंटिंग किस बेसिस पे होती है, डेली बेसिस पे NDTL काउंट किया जाता है। तो एक बात तो क्लियर है कि अगर SLR का कैलकुलेशन NDTL बेस पे किया जा रहा है तो SLR का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, डेली बेसिस पे किया जाता है। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि क्या SLR की जो काउंटिंग है वो मंथली किया जाती है या हाफ मंथली की जाती है, किस बेस पे, तो आप बोलेंगे कि SLR की काउंटिंग डेली बेसिस पे किया जाता है। क्यों, क्योंकि SLR की जो काउंटिंग है, SLR की जो कैलकुलेशन है वो NDTL पे किया जाता है, और NDTL का कैलकुलेशन डेली बेसिस पे किया जाता है। इस प्रकार SLR का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, डेली बेसिस पर किया जाता है। यही बात हमने आपको यहाँ समझाने की कोशिश किया है। तो इस डिफिनीशन से
एसएलआर से आशय आरबीआई द्वारा निर्धारित एनडीटीएल के उस अनुपात से है जिसे प्रत्येक बैंक को अपने पास रिजर्व के रूप में रखना पड़ता है। तो यहाँ से कुछ बातें आप क्लियर करिए। पहला कि जो एसएलआर है उसका कैलकुलेशन एनडीटीएल बेस पे किया जाता है और एनडीटीएल का जो कैलकुलेशन है वो डेली बेसिस पे किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो एसएलआर है वो भी डेली बेसिस पे काउंट किया जाता है। दूसरी बात क्या निकल के आती है कि आरबीआई द्वारा, मतलब क्या है कि जो एसएलआर है उसका निर्धारित करने का, एसएलआर डिफाइन करने का जो राइट्स है या एसएलआर को कौन डिफाइन करता है, आरबीआई करती है। तो ये बात क्लियर हो गई। और एसएलआर किस पे लगाया जाता है, देखिए एसएलआर इज एन अमाउंट दैट ए कमर्शियल बैंक हैज टू कीप इट विद सेल्फ। मतलब क्या है, एसएलआर जो है वो किसके ऊपर लागू किया जाता है, एसएलआर कमर्शियल बैंक के ऊपर लागू किया जाता है। और तीसरी बात है कि एसएलआर का पैसा कहाँ रखा जाएगा, तो लिखा गया है कीप विथ इट सेल्फ, मतलब वह बैंक उस पैसे को अपने पास रिजर्व में रखेगा। आप एग्जांपल समझिए, आपके यहाँ जब फसल होती है, जैसे मान लीजिए आलू हुआ या प्याज हुआ, तो इन फसलों को रखने के लिए गोडाउन होते हैं। इन फसलों को रखने के लिए जो क्या बोलते हैं गांव में, वो बना होता है पूरा सेक्टर जहां आलू गेहूं को रखा जाता है, आलू वगैरह को रखा जाता है, कोल्ड स्टोरेज में आलू को रखा जाता है। इसी प्रकार हर बैंक के पास अपने इस रिजर्व को रखने के लिए, एसएलआर को रखने के लिए एक मनी चेस्ट होता है। उस मनी चेस्ट में इस पैसे को रखा जाता है और ये मनी चेस्ट में जब वो पैसा आता है तो ये माना जाता है कि आरबीआई के नॉर्म के अनुसार उस बैंक ने एसएलआर को फॉलो किया है। तो 5 बातें क्लियर हुई इस डिफिनेशन से। पहला कि एसएलआर काउंटिंग किया जाता है एनडीटीएल बेस पे, एसएलआर की काउंटिंग कैलकुलेशन होता है डेली बेसिस पे, एसएलआर डिफाइन किया जाता है आरबीआई के द्वारा और एसएलआर लागू होता है कमर्शियल बैंक पे, और जो एसएलआर है वो रिजर्व के रूप में रखा जाता है उस बैंक के पास जिसके ऊपर ये लागू किया जा रहा है। तो एसएलआर का रिजर्व कहाँ रखा जाता है, उसी बैंक में, यानी कि बैंक को अपने पास उस पैसे को रिजर्व में रखना पड़ता है। हमने देख लिया एसएलआर क्या होता है, एसएलआर कैसे काउंट किया जाता है, एसएलआर को कौन डिफाइन करता है, एसएलआर कहाँ रखा जाता है। अब हम देखते हैं कि एसएलआर को किस रूप में रिजर्व में रखा जाता है। इन व्हाट फॉर्म कैन एसएलआर बी रिजर्व, ये हमें देखना है कि एसएलआर को कोई बैंक किस रूप में अपने पास रख सकती है। तो एसएलआर को आरबीआई द्वारा जो नॉर्म बताए गए हैं उसके आधार पर कोई भी बैंक एसएलआर को 3 प्रकार से रिजर्व कर सकती है। पहला, कैश के रूप में रिजर्व कर सकती है, दूसरा गोल्ड के रूप में रिजर्व कर सकती है, और तीसरा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में उनको रिजर्व कर सकती है। क्योंकि जो एसएलआर का अमाउंट है, इस एसएलआर के अमाउंट को बैंक अपने पास रिजर्व के रूप में रखे, और वो बैंक यह भी चाहती है और बैंक को यह अधिकार भी है कि उस जो अमाउंट है, जो पैसा है एसएलआर का, उस पर वो प्रॉफिट कमा सकें। इसलिए बैंक उस पैसे को कोशिश ये करती हैं कि कैश से ज़्यादा गोल्ड या गवर्नमेंटल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाए, ताकि वहाँ से उनको प्रॉफिट मिल सके, वहाँ से उनको टैक्स मिल सके, और वो जो एसएलआर है उसका डेली बेसिस पे काउंटिंग होता है। तो डेली बेसिस पे काउंट करने पे एसएलआर में वृद्धि हो, और जितना पैसा एसएलआर से बढ़े वो पैसा वो ओपन मार्केट में डाल सकें, और उनका जो बैंक का जो सिस्टम है वो मजबूत हो सके। तो हम एक एक करके देखते हैं कि जो तीनों मीडियम हैं, कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इन्हीं 3 मोडों में एसएलआर जमा किया जा सकता है, एसएलआर रिजर्व रखा जा सकता है। हम इन तीनों के लिक्विडिटी को भी देखते हैं कैसे क्या होता है। तो पहला कैश के रूप में जो पैसा एसएलआर के रूप में रखा जाता है वो सबसे बेहतर है। क्यों? क्योंकि इसकी जो लिक्विडिटी है वो बहुत फास्ट है। आप कैश को कहीं भी तुरंत तरल रूप से उसको यूज कर सकते हैं, उसके लिए आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। तो जो कैश है उसका जो सबसे बेहतर पॉजिटिव पॉइंट ये है कि वो उसकी जो लिक्विडिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, बहुत हाई होती है। लेकिन इसके सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि कैश को आप अपने जेब में रखे रहिए, अपने घर में रखे रहिए, उसमें किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी होने वाली नहीं है, और जिस पैसे में किसी भी प्रकार का इंक्रीमेंट नहीं होता उस पैसे का कोई वैल्यू नहीं होती है। तो जिस प्रकार हमारा कैश हमारे जेब में पड़ा खराब हो सकता है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता अगर उसको प्रॉफिट हमें ना दे पाए, उसी प्रकार अगर बैंक एसएलआर का अपना पूरा का पूरा पैसा कैश के रूप में रखेगी तो वह उसके लिए एक
डंपिंग मटेरियल होगा, क्योंकि उस पर वो पैसा नहीं कमा पाएगी। ये अलग बात है कि इमरजेंसी को पूरा करने के लिए पैसा सेव रखे। तो बैंक ये करेगी कि कम से कम रूप में अपने पास कैश को रखने की कोशिश करेगी। दूसरा, गोल्ड के रूप में रखती है। आप देखिए कि वर्तमान समय में सरकार भी गोल्ड जो डिपॉजिट है उसको प्रमोट करने के लिए बहुत काम कर रही है, और वर्तमान में बैंक जो है वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने को अच्छा मानते हैं। लेकिन गोल्ड की जो तरलता है, गोल्ड की जो लिक्विडिटी है, वो डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करती है, वो मार्केट के साथ दिन पर दिन चेंज हुआ करती है। अब आपको मैं एक एग्जांपल के तहत समझाना चाहूँगा कि गोल्ड की लिक्विडिटी और एसएलआर का रिलेशन कैसे है, कैसे गोल्ड की लिक्विडिटी से एसएलआर प्रभावित हो सकता है। आप देखिए, एग्जाम्पल के रूप में लेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, मान लीजिए कि एसबीआई है। हमने बार बार बोला कि हम एसबीआई को ही काउंट करेंगे कमर्शियल बैंक के रूप में एज एग्जाम्पल, और जो उसका हम एनडीटीएल लेंगे आज की डेट में, वो एनडीटीएल हम फिक्स अमाउंट 1500 करोड़ रुपए एग्जाम्पल के रूप में लेंगे, आपको समझाने के लिए लेकर के। अब मान लीजिए कि एसबीआई है, एसबीआई का एक आज तारीख है 31 मई को एसबीआई का जो एनडीटीएल है, वो एनडीटीएल कितना है, 1500 करोड़ रुपए, 1500 करोड़ रुपए। और 31 तारीख के डेट में जो एसएलआर है, वो एसएलआर हमारा है, हमको रखना है कुल मान लीजिए 20%। अभी हम इसको समझने के लिए रुपए में कर लेते हैं कि 20 रुपये हमको रखना है, 20 रुपया हमको रखना है। अब इस 20 रुपये को रखने के हमारे पास 3 मोड हैं। कैश का मोड है, गोल्ड का मोड है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। कैश में कैसे क्या होता है हमने आपको बताया कि इसकी जो लिक्विडिटी वो मैक्सिमम है, लेकिन इस पे कोई उनको प्रॉफिट नहीं होता, तो कम से कम कैश रखने की कोशिश करेंगे। अब मान लीजिए कि इस 20 रुपये में से 16 रुपये उसने कहीं और इन्वेस्ट किया, और 4 रुपये का उसने गोल्ड खरीद लिया। 31 तारीख को बैंक ने 4 रुपये का गोल्ड खरीदा, 16 रुपये उसने सेव किया कैश के रूप में। मान लीजिए 16 रुपये कैश के रूप में सेव किया, और 4 रुपये का उसने गोल्ड खरीद लिया। कब खरीदा, 31 मई को 4 रुपये का गोल्ड खरीदा। अब फिर वो 1 जून को बेचने गई। अब 1 जून को बेचने गई तो यहाँ 2 केस हो सकते हैं। 1 जून को बेचने गई, तो जब 1 जून को बेचने गई तब गोल्ड का रेट बढ़ गया था। अब गोल्ड का रेट बढ़ गया था, और गोल्ड के रेट के बढ़ने से बैंक को यानी कि एसबीआई को उसी 4 रुपये का गोल्ड बेचने पर कितना रुपया प्राप्त हुआ, 5 रुपया प्राप्त हुआ। खरीदा कितने का, 4 रुपये का, बेचा कितने का, 5 रुपये का। प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 रुपये का। प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 रुपये का। ये तो प्रॉफिट हो गया। प्राप्त कितना हुआ उसको, 5 रुपया। पहले उसके पास कितना था, 16 रुपये। प्राप्त कितने हुए, 5 रुपये। कुल कितने रुपए हो गए, 21 रुपये। लेकिन रखना कितना है, 20 रुपया। तो एक्स्ट्रा कितना हुआ, 1 रुपया। इस एक्स्ट्रा 1 रुपया को एसबीआई कहाँ डाल देगी, मार्केट में डाल देगी। कहाँ डाल देगी, मार्केट में डाल देगी। तो इसका मतलब ये है कि जो एसबीआई गोल्ड खरीदती है, उसको अगर मार्केट में बेचने गई और गोल्ड रेट हाई है, तो जो एक्स्ट्रा पैसा उसको मिलेगा एसएलआर से एक्स्ट्रा, उस एक्स्ट्रा पैसे को वो एसबीआई ओपन मार्केट में डाल देगी। अब दूसरा केस हो सकता है कि 1 जून को जब एसबीआई 4 रुपये का गोल्ड बेचने गई, तो उसको 1 जून को जो गोल्ड का रेट है वो घट गया था। 4 रुपये का गोल्ड खरीदा, लेकिन जब बेचा तो उसको मिला 3 रुपये। उसको कितना मिला, 3 रुपये। खरीदा 4 रुपये का, मिला 3 रुपये, यानी कि अब एसबीआई के पास कुल कितना रुपया है, 16 रुपया उसके पास पहले से था। 3 रुपया उसको प्राप्त हुआ 1 जून को, हुआ कितना, 19 रुपये। और चाहिए कितना एसएलआर के रूप में, 20 रुपये। तो ये 1 रुपये का डिफरेंस आ गया। मतलब बैंक इस 1 रुपये की कमी के कारण अपने एसएलआर को मेंटेन नहीं कर पा रही है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, हम यहाँ से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, इसकी पूरी डिटेलिंग हम अगले लेक्चर में करेंगे। इस 1 रुपये की पूर्ति करने के लिए आरबीआई ने एक नया सिस्टम बनाया है, और उस सिस्टम को नाम दिया है MSF, मार्जिनल स्टेबिलिटी फैसिलिटी। इसके तहत एसबीआई एसएलआर के पैसे को बैंकों को उधार के रूप में देकर के पूरा करेगी। यानी कि आरबीआई MSF के तहत 1 रुपया दे देगी, और इस MSF के तहत जो 1 रुपया देगी, उससे एसबीआई का 20 रुपये का एसएलआर पूरा हो जाएगा। तो यही बात हमने आपको समझाने की कोशिश की है। इसको एक बार मैं और शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। एसबीआई, इसके पास 500 करोड़ रुपया है, 500 करोड़ रुपया है एनडीटीएल के रूप में।
31 मई को 500 रुपये का रुपया है। 31 मई को SLR डिफाइन किया गया है कि भाई आपको 20 रुपया इस पूरे हफ्ते SLR रहेगा। 20 रुपया हमने परसेंटेज में होता है, लेकिन हमने आपको 20 रुपया समझाने के लिए लिया है। या उसको हम ऐसे कर सकते हैं कि SBI है, उसका जो है वो 100 रुपया है आपका। SBI है, उसका 100 रुपया आपका NDTL है, 100 रुपया। अब 20% SLR रखना है, मतलब SLR कितने रुपए रखने हैं? 20 रुपये। SLR हमें कितने रखने हैं? 20 रुपये। इस 20 रुपये को हम 3 प्रकार से रख सकते हैं। हमने कहा कैश के रूप में रख सकते हैं, गोल्ड के रूप में रख सकते हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में रख सकते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में क्या आते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक पत्र होता है, एक ऋण पत्र होता है, एक डेब्ट होता है, एक बॉन्ड होता है जो सरकार के द्वारा जनरेट किया जाता है और जिसको RBI बेचती है इन कमर्शियल बैंकों को। ये कमर्शियल बैंक इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद करके अपना SLR मेंटेन कर सकते हैं। अगर कोई बैंक गवर्नमेंटेड सिक्योरिटीज खरीदती है तो ये माना जाता है कि उसने अपना SLR मेंटेन किया है। गवर्नमेंटेड सिक्योरिटी में जैसे आप देखेंगे एक शब्द आता है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल एक प्रकार का गवर्नमेंट सिक्योरिटी है जिसका लिक्विडिटी यानी कि ड्यूरेशन पूरा होने का जो टर्म है वो 98 डेज है। 98 डेज में इसका ये लिक्विफाई होगा, 122 डेज में होगा और 365 डेज में होगा। तो 3 प्रकार के ट्रेजरी बिल होते हैं जिसका ड्यूरेशन एक का 91 डेज होता है, दूसरे का 182 डेज होता है और तीसरे का 365 डेज होता है। तो इन 3 डेजों में ट्रेजरी बिल के तहत जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी जाती है वो लिक्विफाई किया जाता है किसी बैंक के द्वारा। तो हम समझा रहे थे आपको कि SBI ने जिसके पास मान लेते हैं कि 100 रुपये का NDTL है 31 मई को सरकार ने बताया कि अगले एक हफ्ते तक 20 रुपया आपको यानी कि 20% आपको रखना है SLR के रूप में। 100 रुपये का 20% 20 रुपया हुआ। अब इस 20 रुपये को SBI कैश के रूप में रख सकती है, गोल्ड के रूप में रख सकती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में रख सकती है। कैश के रूप में कैसे रखेगी हमने बताया। अब गोल्ड के रूप में उसने मान लीजिए कि इस 20 रुपये में से उसने 16 रुपये कैश के रूप में रख लिया और 4 रुपये का उसने गोल्ड खरीद लिया। 4 रुपये का गोल्ड खरीदा 31 तारीख को। 1 जून को वो गोल्ड बेचने जाती है और गोल्ड का रेट यहाँ हाई है और उसको इसी 4 रुपये के गोल्ड के बदले बेचने पर 5 रुपया प्राप्त होता है। तो 1 तारीख की शाम को SBI के पास कितना पैसा हो गया? 16 रुपया पहले से था, 5 रुपया आ गया, कुल हो गए 21 रुपये। रखना कितना है SLR? 20 रुपये। तो एक्स्ट्रा कितना हुआ? 1 रुपया। यही 1 रुपया SLR से एक्स्ट्रा हुआ और जितना रुपया SLR से एक्स्ट्रा होगा उस पैसे को SBI या बैंक कहाँ डाल देंगे? मार्केट में डाल देंगे लोन के रूप में। दूसरा केस ये हो सकता है कि 1 जून को जब गोल्ड बेचने गई SBI तो गोल्ड का रेट डाउन था और उसी 4 रुपये का गोल्ड बेचने पर उसको कितना मिला? 3 रुपया मिला। तो 1 जून की शाम को SBI के पास कुल कितना पैसा हुआ? कुल कितना SLR हुआ? 16 रुपये पहले से था, 3 रुपये हुए, 19 रुपये हुए SLR रखना कितना है? 20 रुपया। हो कितना रहा है? 19 रुपया। यानी कि 1 रुपये की कमी है SLR में। इस 1 रुपये के कारण उस बैंक का यानी कि SBI का SLR मेंटेन नहीं हो रहा है। अब अगर SLR मेंटेन नहीं होता तो RBI के द्वारा उसके ऊपर आर्थिक कार्रवाई की जा सकती है। तो SBI ने इस कंडीशन में भी कुछ नॉर्म बनाए हैं और वो कहती है कि अगर किसी बैंक का SLR कम हुआ किसी कारणवश, जैसे मान लीजिए 1 रुपया कम हुआ, तो इस 1 रुपये की पूर्ति RBI MSF दर के द्वारा SLR को मेंटेन करती है। तो कोई बैंक इस MSF के द्वारा RBI से ये 1 रुपया उधार लेगा और इस 1 रुपये को उधार लेकर के अपनी SLR को मेंटेन कर लेगा। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि किसी भी बैंक को, किसी भी कमर्शियल बैंक को SLR को अपने पास किस रूप में रखना होता, तो हमने कहा 3 रूपों में किसी बैंक को अपने पास SLR को रिजर्व के रूप में रखना पड़ता है। हमने 3 क्या क्या देखा? पहला देखा कैश के रूप में रख सकता है, दूसरा देखा गोल्ड के रूप में रख सकता है और तीसरा देखा गवर्नमेंटेड सिक्योरिटीज के रूप में रख सकता है। और गवर्नमेंटेड सिक्योरिटीज हमने क्या कहा? एक प्रकार का बॉन्ड है। एक प्रकार का क्या है? बॉन्ड है जो गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाता है, तो गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाता है और इस
गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए गए बॉन्ड की जो गारंटी लेता है वो आरबीआई लेता है, और आरबीआई गारंटर के आधार पर इस बॉन्ड को बेचता है। तो जारी किसने किया, ये आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है कि जो गवर्नमेंटल सिक्योरिटीज होता है उसको जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो आप कहेंगे उसको जारी तो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, लेकिन उसको बेचा किसके द्वारा जाता है, तो उसको बेचा जाता है आरबीआई के द्वारा बेचा जाता है। और ये माना जाता है कि अगर कोई भी कमर्शियल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद रही है तो ये माना जाता है कि उस बैंक ने अपने एसएलआर को मेंटेन किया है, क्योंकि एसएलआर मेंटेन करने में ये तीनों कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को अधिकृत किया गया है। और हमने देखा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का हमने एक प्रकार देखा, हमने क्या कहा, ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल जो है एक प्रकार की गवर्नमेंट सिक्योरिटी है जिसके पूरा होने के यानी कि जिसके लिक्विफाई होने की जो डेट है वो 3 प्रकार का ट्रेजरी बिल है, जो एक 91 डेज में लिक्विफाई होता है, दूसरा 120 डेज में लिक्विफाई होता है और तीसरा 365 डेज में लिक्विफाई होता है। तो यहाँ से एक बात और क्लियर हो गई कि जो ट्रेजरी बिल है, ये भी एग्जाम में एक बार पूछा गया यूपीएससी में, ट्रेजरी बिल का ड्यूरेशन। तो जो ट्रेजरी बिल का मिनिमम ड्यूरेशन है वो 91 डेज है, मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है वो 365 डेज है, यानी कि ट्रेजरी बिल 1 ईयर के अंदर ही, मैक्सिमम 1 ईयर के अंदर ही उसको क्या होना है, लिक्विफाई होना है, यानी कि एक साल के अंदर वो भुगतान किया जा सकता है, एक साल के अंदर उसको लिक्विफाई किया जा सकता है। अब हम देखते हैं, अब हम अपने अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं और हम देखेंगे कि क्या जो एसएलआर जारी किया जाता है उसके लिए क्या कोई आरबीआई के द्वारा मैक्सिमम या मिनिमम लिमिट की बात की गई है, इसकी हम चर्चा करने चल रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि एसएलआर की कोई लिमिट है कि नहीं। 2007 से पहले एसएलआर की जो लिमिट थी वो आरबीआई के द्वारा मैक्सिमम और मिनिमम दोनों लिमिट को तय किया गया था। 2007 से पहले जो एसएलआर की मिनिमम लिमिट थी वो आप देखेंगे 25% थी, और 2007 से पहले जो मैक्सिमम लिमिट थी वो 40% थी। इसका मतलब क्या है कि 2007 से पहले किसी भी बैंक को अपना एसएलआर मिनिमम 25% और मैक्सिमम 40% के बीच में ही रखना होता था। 25% से नीचे एसएलआर नहीं रखा जा सकता था, और ये एक प्रकार से आप देखेंगे कि एक विवाद का प्रश्न रहा है, और इसी विवाद को दूर करने को लेकर के 2007 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1994 के धारा 24 में अमेंडमेंट किया गया, और अमेंडमेंट करके जो एसएलआर की मिनिमम लिमिट है उस मिनिमम लिमिट के रेंज को समाप्त कर दिया गया और मैक्सिमम लिमिट को अभी भी 40% ही रखा गया। तो हमने क्या कहा कि 2007 से पहले एसएलआर की जो मैक्सिमम लिमिट थी आरबीआई द्वारा वो 40% रखी गई थी, और जो मिनिमम लिमिट थी आरबीआई द्वारा वो कितनी रखी गई थी, 25% रखी गई थी। लेकिन 2007 में इसको और लिबरल बनाते हुए और इसको मॉडर्न बनाते हुए इसमें अमेंडमेंट किया गया। 2007 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1994 की धारा 24 में अमेंडमेंट किया गया, और अमेंडमेंट के माध्यम से जो एसएलआर की मिनिमम लिमिट थी 25, उस मिनिमम लिमिट के बाउंड्री को समाप्त कर दिया गया। लेकिन वहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेंडमेंट के द्वारा केवल मिनिमम लिमिट की बाउंड्री को समाप्त किया गया है, मैक्सिमम लिमिट की बाउंड्री में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, अर्थात अभी भी मैक्सिमम लिमिट की जो बाउंड्री है वो कितनी है, 40% है। तो इस बात से हमें कुछ कंक्लूजन मिला। पहला कंक्लूजन ये मिला कि जो एसएलआर है वो बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1994 के धारा 24 से संबंधित है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और कई बार पीसीएस में, लोअर पीसीएस में, रिव्यू ऑफिसर में और यूपीएससी में 1-2 बार पूछा गया है कि जो एसएलआर है वो बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1994 की जो आर्टिकल है 24 उससे संबंधित है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम जब सीआरआर की बात करेंगे तो हम वहाँ यही बोलेंगे कि जो सीआरआर है वो बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1994 की आर्टिकल 42, मतलब जस्ट इसके अपोजिट 42 से संबंधित है। तो एसएलआर किससे संबंधित है, आर्टिकल 24 से संबंधित है। एक बात तो ये समझ में आ गई। दूसरी बात ये समझ में आई कि वर्तमान में एसएलआर की कोई भी मिनिमम या कोई भी निचली सीमा नहीं है, अर्थात इसका मतलब यह है कि आरबीआई अधिकृत है कि एसएलआर की कोई भी मिनिमम सीमा ना होने से वो एसएलआर को
0 भी कर सकती है, 1% कर सकती है, 2% कर सकती है, 10% कर सकती है, 20% कर सकती है। लेकिन चूंकि एसएलआर के अपर लिमिट में यानी कि 40% वाली अपर लिमिट में कोई चेंज नहीं किया गया है, इन दोनों बातों से हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि आरबीआई एसएलआर को मिनिमम 0 कर सकती है, लेकिन मैक्सिमम किसी भी कंडीशन में 40% से ज़्यादा नहीं कर सकती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो एसएलआर हो सकता है वो मिनिमम 0 से मैक्सिमम 40% के बीच में हो सकता है। ये बात हमें समझ में आ गई। वर्तमान में एक फैक्ट है जो हम देख लेते, तो वर्तमान में, लेकिन मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि चेक करें और अपडेट करें, क्योंकि एसएलआर के जो रेट हो हमेशा चेंज हुआ करती है। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं वर्तमान में जो एसएलआर है वो 18.5 है, 18.5% है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी बैंक को अपने एनडीटीएल का 18.5% एसएलआर के रूप में अपने पास रिजर्व में रखना अनिवार्य है। मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब हम आपको एक छोटे से कॉन्सेप्ट के तहत कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए अभी कितना है एसएलआर 18.5%, लेकिन ये 18.5% 0% भी हो सकती है और 40% भी हो सकती है। 0% क्यों हो सकती है? क्योंकि मिनिमम लिमिट के बाउंड्री को 2007 में अमेंडमेंट के द्वारा हटा दिया गया है। 40% से ज़्यादा क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि अभी भी अमेंडमेंट के द्वारा 40% की अपर लिमिट में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। ये बात हमें ध्यान में रखनी होगी। चलिए अब हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, एसएलआर और लिक्विडिटी के बीच का रिलेशन बिटवीन एसएलआर एंड लिक्विडिटी। जब हम पिछले क्लास में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को लिक्विडिटी से रिलेट किए थे, तो हमने वहाँ देखा था कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल था किसके? लिक्विडिटी के। मतलब लिक्विडिटी और रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट में दोनों में क्या सा संबंध था? व्युत्क्रमानुपाती, अपोजिट संबंध था। यानी कि जब रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट बढ़ता था तो लिक्विडिटी घट जाती थी, और जब रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट घटता था तो लिक्विडिटी बढ़ जाती थी। यहाँ भी हम देखेंगे तो एसएलआर और लिक्विडिटी के बीच का जो रिलेशन है वो व्युत्क्रमानुपाती ही है। यानी कि एसएलआर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है? लिक्विडिटी के। मतलब जब एसएलआर बढ़ेगा तो लिक्विडिटी घट जाएगी, और जब एसएलआर घटेगा तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। इसको हम आपको एग्जांपल के रूप में समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए अभी हमने बैंक के रूप में हम आपको एसबीआई को लेंगे, बैंक के रूप में हम एसबीआई को लेंगे, और हम ये कहेंगे, हमें मानते हैं कि 31 मई को जो एसबीआई है उसका जो एनडीटीएल है वो कितना है? 100 करोड़। कितना है? 100 करोड़ रुपए। और 31 मई को जो आरबीआई द्वारा एसएलआर बताया गया है वो अभी हम 18% लेंगे समझाने के लिए, वैसे 18.5 है, मैं 18 आपको समझाने के लिए लेता हूँ। एसबीआई का 31 मई को एनडीटीएल है 100 करोड़ रुपए, और आरबीआई ने डिफाइन किया है कि 31 मई का जो एसएलआर हो कितना रखना है? 18%। यानी कि एसबीआई को इस 100 करोड़ का 18% किसके रूप में रखना है? एसएलआर के रूप में। मतलब 18 करोड़ रुपए को कैसे रखेगी? एसएलआर के रूप में रखेगी। तो एसएलआर के रूप में कितना रखा गया? 18 करोड़ रुपए। कितना रखा गया? 18 करोड़ रुपए। तो अब एसबीआई के पास एसएलआर के बाद कुल कितने पैसे बचे? 100 करोड़ माइनस 18 करोड़, कितने बचे? 82 करोड़ रुपए बचे। 82 करोड़ रुपए बचे। अब यही वो 82 करोड़ रुपया है जिसको एसबीआई ओपन मार्केट में डाल सकेगी। यही वो 82 करोड़ रुपया है जिसको एसबीआई ओपन मार्केट में डाल सकेगी, और ओपन मार्केट में डाल करके लिक्विडिटी को मेंटेन करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एसएलआर हमारा 18% है और एसबीआई का एनडीटीएल 100 करोड़ है, तब जो लिक्विडिटी है वो लिक्विडिटी कितनी हो रही है? 82 करोड़ रुपए की। क्योंकि जो पैसा एसएलआर के रूप में सुरक्षित रखना है उसको तो मार्केट में डाल ही नहीं सकती। तो 100 करोड़ का 18%, 18 करोड़ रुपए, इसी 18 करोड़ रुपए को एसबीआई अपने एसएलआर के रूप में रख देगी। बाकी बचा 82 करोड़ रुपया के लिए एसबीआई स्वतंत्र है कि उसको मार्केट में डाले। तो जब एसएलआर 18% है, एसबीआई का एनडीटीएल 100 करोड़ रुपया है, तब लिक्विडिटी कितनी है? 82 करोड़ रुपया। ये केस नंबर 1 हो गया। अब देखते हैं केस नंबर 2।
केस नंबर 2। केस नंबर 2 में हम देखते हैं कि बैंक कौन सा है, एसबीआई ही है। उसका एनडीटीएल कितना है, 100 करोड़। एनडीटीएल कितना है, 100 करोड़। लेकिन अब आरबीआई के द्वारा 1 जून को एग्जाम्पल के रूप में 1 जून को जो एसएलआर है उसकी जो रेट है, उसका जो परसेंटेज है, उसको 18% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 20% कर दिया गया। कितना कर दिया गया, 20% कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि अब एसबीआई को अपने इस एनडीटीएल यानी कि 100 करोड़ का 20% एसएलआर के रूप में रखना होगा। तो 100 करोड़ का कितना, 20% कितना हो गया, 20 करोड़ रुपया। ये 20 करोड़ रुपया एसबीआई एसएलआर के रूप में रखेगी। मतलब इस 20 करोड़ रुपए को वो अपने पास रिजर्व के रूप में रखेगी, इसको वो कहीं लोन के रूप में नहीं दे सकेगी। तो अब एसबीआई के पास कुल पैसा कितना बचा जिसको मार्केट में डाल सकती है एसएलआर के बाद। तो कुल पैसा एसबीआई के पास बचा 100 करोड़ में से 20 करोड़ रुपया एसएलआर वाला घटा देंगे तो कुल 80 करोड़ रुपया एसबीआई के पास बचा। इसी 80 करोड़ रुपए को एसबीआई ओपन मार्केट में डाल सकेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब एसबीआई का एनडीटीएल 100 करोड़ रुपए है और एसएलआर 20% है, तब लिक्विडिटी कितनी है, 80 करोड़ रुपए। ये केस नंबर 2 हुआ। अब हम एक और केस लेंगे जिसमें हम देखेंगे कि एसबीआई जो वर्तमान 18% के रेट से है उससे आरबीआई उससे एसएलआर को कम करती है। केस नंबर हम 3 लेते हैं। केस नंबर 3, यहाँ भी हम बैंक को एसबीआई ही मानेंगे और एनडीटीएल उसका अभी भी हम आपको समझाने के लिए सेम 100 करोड़ ही मानेंगे। और हमने देखा कि एसबीआई उसका एनडीटीएल 100 करोड़ रुपए है, लेकिन 2 जून को आरबीआई के द्वारा इस एसएलआर की जो रेट है, एसएलआर की रेट को 18% से घटा करके कितना कर दिया गया, 15% कर दिया गया। 15% कर या 16% मान लीजिए, 2% उधर बढ़ाया था, 2% घटा लेते हैं, 16% कर दिया। 16% कर दिया। इसका मतलब क्या है कि अब एसबीआई को अपने इस एनडीटीएल यानी कि 100 करोड़ रुपए का 16% किस रूप में रखना होगा, एसएलआर के रूप में रखना होगा। तो 100 करोड़ का 16% कितना हुआ, 16 करोड़ रुपया ये एसबीआई अपने पास किस रूप में रखेगी, एसएलआर के रूप में। मतलब इस 16 करोड़ रुपए को एसबीआई रिजर्व के रूप में रखेगी, इसको वह कर्ज के रूप में, लोन के रूप में ओपन मार्केट में नहीं डाल सकती। अब ओपन मार्केट में एसबीआई के पास डालने के लिए कुल कितना रुपया बचा, इस 16 करोड़ को आप घटा दीजिए एनडीटीएल में से, तो कुल बचा कितना, 84 करोड़ रुपए। 84 करोड़ रुपए। इसका मतलब क्या है कि अब एसबीआई, जब एसबीआई का एनडीटीएल 100 करोड़ रुपए है और एसएलआर 16% है, तब इस समय जो लिक्विडिटी है वो कितनी हो जाएगी, 84 करोड़ रुपए। ये केस नंबर 3 है। हम इन तीनों को एक साथ अब एक डायग्राम बनाकर आपको समझाना चाहते हैं। इसको ऐसे समझिए, बैंक कौन सा है, एसबीआई। अब 3 केस है। पहला केस है जब एसएलआर कितना है, 18% और एनडीटीएल कितना है इसका, सेम हमने ले लिया है, 100 करोड़ रुपए। बैंक एसबीआई एनडीटीएल 100 करोड़ रुपए। पहला केस है कि जब एसएलआर 18% है, तब लिक्विडिटी कितनी है, 82 करोड़ रुपए। क्यों, 100 करोड़ का 18%, 18 करोड़ रुपए एसएलआर के रूप में रख दिया गया, कुल 82 करोड़ रुपया बचा जिसको लोन के रूप में ओपन मार्केट में डाल सकती है। तो जो पैसा ओपन मार्केट में लोन के रूप में डाला जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी अमाउंट। तो पहला केस ये है कि जब एसएलआर 18% यानी कि वर्तमान दर, आज की दर है 18%, तब लिक्विडिटी कितनी है, 82 करोड़ रुपया। ये है मान लीजिए 31 मई को। 1 जून को आरबीआई के द्वारा एसएलआर को की जो दर है उसको घटा करके कितना कर दिया गया, 16%।
16% कर दिया गया। तो जब SLR की दर 16% कर दिया गया, यानी कि 100 करोड़ का 16%, यानी कि 16 करोड़ रुपया तो SBI अपने पास SLR के रूप में सुरक्षित रख लेगी। अब इसके पास खर्च करने के लिए कितना रुपया बचा? 84 करोड़ रुपए, यानी कि अब लिक्विडिटी कितनी है? 84 करोड़ रुपए। तीसरा केस हमने लिया था 2 जून के लिए, और हमने देखा 2 जून को RBI के द्वारा इस SLR की जो सीमा है उसमें 2% की वृद्धि कर दी गई, यानी कि अब SLR उसने क्या कर दिया? 20%, यानी कि अब 20% आपको अपने NDTL का आपके अपने पास रखना पड़ेगा। यानी कि 100 करोड़ का 20%, यानी कि 20 करोड़ रुपया SBI अपने पास सुरक्षित रख लेगी SLR के रूप में। उसका उपयोग ना तो कर्ज में कर पाएगी, ना लोन में कर पाएगी, और ओपन मार्केट में नहीं डाल पाएगी। तो 100 करोड़ में से 20 करोड़ घटा, यानी कि 80 करोड़ रुपया यही वो मार्केट में डाल पाएगी, और यही 80 करोड़ रुपया SBI का क्या होगा? लिक्विडिटी मनी होगी। तो जब 18% तो लिक्विडिटी 82 करोड़, जब 16% तो लिक्विडिटी 84 करोड़, और जब SLR 20% तो लिक्विडिटी 80 करोड़। यानी कि जब SLR आप देख रहे हैं कि जब SLR कम हो रहा है, जब SLR कम हो रहा है तो लिक्विडिटी बढ़ रही है। 18% तो 82 करोड़, 16% तो 84 करोड़। जब SLR घट रहा है तो लिक्विडिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। और वहीं दूसरे केस में आप देखते हैं कि जब SLR बढ़ के 18 से 20% हो गया, यानी कि जब SLR बढ़ रहा है 18 से बढ़ के 20% हो गया, तब लिक्विडिटी घट रही है। 82 करोड़ से बढ़ के कितनी कम हो गई? 80 करोड़ रुपए। तो लिक्विडिटी कितनी हो गई? 80 करोड़ रुपए, यानी कि लिक्विडिटी घट गई। तो हम यहाँ से समझ पाए कि जब SLR बढ़ेगा तो लिक्विडिटी घटेगी, और जब SLR घटेगा तो लिक्विडिटी बढ़ेगी। इस प्रकार हम यहाँ से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि RBI SLR के माध्यम से मार्केट में, ओपन मार्केट में, इकोनॉमी में किस प्रकार से लिक्विडिटी को मैनेज करती है। तो आज की क्लास में हमने SLR को पढ़ा, और SLR को पढ़ते समय हमने कुछ टर्मिनोलॉजी भी पढ़ा। जैसे पहले हमने देखा कि SLR कौन डिफाइन करता है, तो हमने कहा SLR RBI डिफाइन करता है। दूसरा सवाल ये था कि RBI SLR को क्यों डिफाइन करता है, तो हम लोगों ने देखा कि SLR किसी भी बैंक के लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी को मेंटेन करने के लिए उस पर दबाव बनाती है कि वो SLR के रूप में कुछ पैसा अपने पास रिजर्व रखे। दूसरा हमने देखा था कि ग्रोथ और इन्फ्लेशन में बैलेंस बनाने को लेकर के भी RBI SLR को जारी करती है। तीसरा हमने NDTL पढ़ा था। NDTL क्या था? नेट डिपॉजिट एंड टर्म लायबिलिटी, जिसको हमने देखा था कि एट द एंड ऑफ द डे किसी बैंक के पास जो कुल पैसा जमा होता है, कुल पैसा बचता है, वही उसका NDTL होता है। और NDTL हमने क्या कहा? एट द एंड ऑफ द डे, इसका मतलब जो NDTL है वो डेली बेसिस पे काउंट किया जाता है। तीसरी बात हमने देखी थी असेट्स क्या होता है, तो हमने कहा था कि जो मेरा है, जिसका मैं मालिक हूँ, जो मेरे लिए उधार नहीं है, जिसको मैं किसी के पास गिरवी रख सकता हूँ, जिसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ कैश में, वो सब की क्या होती है? एसेट्स, यानी कि संपत्ति कहलाती है। फिर हमने देखा लायबिलिटी क्या होती है, तो हमने कहा कि जो मेरा नहीं है, जो मेरे लिए कर्ज है, जो मेरे लिए उधार है, जिसका मैं मालिक नहीं हूँ, जो मेरे जेब से कैश को बाहर निकालता है, वो क्या कहलाता है? लायबिलिटी कहलाती है। इसी रिस्पेक्ट में हमने देखा था कि जितने भी प्रकार के डिपॉजिट होती हैं, सारी की सारी डिपॉजिटें किसी भी बैंक के लिए लायबिलिटी होती हैं, और सारी की सारी जो लोन्स होते हैं वो किसी भी बैंक के लिए क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं। फिर हमने आगे बात किया था कि कितने प्रकार के डिपॉजिट होती हैं, तो हमने देखा कि 2 प्रकार के डिपॉजिट बैंक में होती है। पहला टाइम डिपॉजिट, दूसरा डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट को हम बोलते हैं ऑन डिमांड, मतलब ऐसा डिपॉजिट जिसको जब भी ग्राहक चाहे बैंक से अपना पैसा वापस ले सकता है। ऐसे डिपॉजिट को देने के लिए बैंक मना नहीं कर सकता है। दूसरा टाइम डिपॉजिट होता है, जो कुछ टर्म के लिए, कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए डिपॉजिट किया जाता है, इसलिए ये पेबल ऑन डिमांड नहीं होता है, ये ऑन टाइम होता है, यानी कि जब आपका ड्यूरेशन पूरा होगा तब पैसा आपको वापस मिल जाएगा। फिर हमने SLR की बात किया था कि SLR क्या होता, तो हमने देखा था कि इमरजेंसी डिमांड को या इमरजेंसी सिचुएशन से बैंकों को बचाने के लिए, निकालने के लिए RBI ने कुछ नॉर्म बनाए हैं। उस नॉर्म के तहत RBI सारे बैंकों को ये रेगुलेशन करती है, एक इंडिकेशन देती है कि वो अपने कुल NDTL का कुछ परसेंटेज, जितना RBI डिफाइन करती है, उतना परसेंटेज अपने पास सुरक्षित रखें, रिजर्व रखें, ताकि उनको इमरजेंसी सिचुएशन में परेशान ना होना पड़े। दूसरा हमने देखा था कि जो SLR है वो RBI डिफाइन करती है। तीसरी हमने बात देखी थी कि जो SLR है वो कमर्शियल बैंकों पर लागू होता है। चौथी बात हमने देखी थी कि जो SLR है उसका पूरा का पूरा रिजर्व
उस बैंक को स्वयं के पास रखना होता है, ना कि किसी और के पास। पांचवी बात हमने देखी थी कि जो एसएलआर है उसका कैलकुलेशन एनडीटीएल बेस पे किया जाता है, और चूंकि एनडीटीएल का जो काउंटिंग है वो डेली बेसिस पे की जाती है, इस प्रकार हमने ये देखा था कि जो एसएलआर की काउंटिंग है वो भी डेली बेसिस पे की जाती है। फिर हमने ये देखा था कि एसएलआर को किस मोड में रखा जाता है, तो हमने आपसे कहा था कि आरबीआई के द्वारा ये बताया गया है कि एसएलआर को किसी बैंकों के द्वारा 3 मोड में रखा जा सकता है। पहला तो 3 मोड में आप एसएलआर को रख सकते हैं, पहला कैश के रूप में, दूसरा गोल्ड के रूप में, और तीसरा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में। हमने आपको बताया कैश के रूप में क्या होता है कि सबसे बेहतर होता है, क्योंकि इसकी लिक्विडिटी बहुत हाई होती है, लेकिन इसमें प्रॉफिट नहीं होता है क्योंकि पैसा रखे रखे उसमें अपने आप से वृद्धि होती नहीं है। दूसरा हमने गोल्ड का बताया था कि सरकार, जैसे एग्जाम्पल हमने आपको दिया था कि अगर 20 रुपया उसको अपने पास एसएलआर के रूप में रखना है, 16 रुपया उसने कैश के रूप में रख लिया, 4 रुपये का गोल्ड खरीद लिया। अब 2 कंडीशन होती है। पहली कि जब वो गोल्ड को बेचने जाए तो गोल्ड का रेट हाई हो, उसको 5 रुपया गोल्ड का मिले, तो खरीदा था 4 रुपये में, बेचा 5 रुपये में, तो शाम को जब कैलकुलेशन हुआ तो देखा गया कि 16 रुपया पहले से था, 5 रुपया गोल्ड बेच के मिला, 21 रुपये हो गए। रखना 20 रुपये था एसएलआर के रूप में, 1 रुपया एक्स्ट्रा हुआ, उस 1 रुपये को ओपन मार्केट में डाल देंगे लिक्विडिटी के रूप में। दूसरा हमने देखा कि जब एसबीआई या बैंक गोल्ड बेचने गई तो गोल्ड का रेट डाउन हो गया हो और उसको 4 रुपये के गोल्ड पे 3 रुपया मिला हो, यानी कि शाम को जब कैलकुलेशन होगा तो उसके पास 16 रुपये पहले से था, 3 रुपया गोल्ड बेच के मिला, कुल कितना रुपया हुआ, 19 रुपया। रखना कितना है, 20 रुपये, 1 रुपये के कारण एसएलआर मेंटेन नहीं हो रहा है। तो आरबीआई ने यहाँ भी एक रेगुलेशन बनाया है। उसने कहा कि एमएसएफ के आधार पे, हम एमएसएफ को आगे डिस्कस करेंगे, एमएसएफ के आधार पे कोई भी बैंक अपने एसएलआर को मेंटेन कर सकता है आरबीआई से लोन या उधारी को लेकर के। फिर हमने देखा था कि ट्रेजरी बिल क्या होता है, तो हमने कहा था ट्रेजरी बिल एक प्रकार का बॉन्ड है, एक प्रकार का ऋण पत्र है जिसको गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाता है और उसकी सिक्योरिटी आरबीआई के द्वारा दी जाती है। जारी गवर्नमेंट करती है, बेचती आरबीआई है, और ये माना जाता है कि अगर कोई बैंक गवर्नमेंटेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है, गवर्नमेंटेड सिक्योरिटी को खरीदती है, सरकारी प्रतिभूति को खरीदती है, तो ये माना जाता है कि उसने अपने एसएलआर को मेंटेन किया है, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को भी खरीदना एसएलआर के टर्म में शामिल किया गया है। और हमने आपको एग्जांपल दिया था कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसका हमने एक एग्जांपल दिया था कि ट्रेजरी बिल एक प्रकार की गवर्नमेंट सिक्योरिटी है जिसके लिक्विफाई होने की जो डेट है वो 3 है, 91 डेज में हो सकती है, 182 डेज में हो सकती है, 365 डेज में लिक्विफाई हो सकती है। फिर हमने अगला स्टेप देखा था कि एसएलआर और लिक्विडिटी का क्या संबंध है, तो हमने देखा था कि जिस प्रकार रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं लिक्विडिटी के, उसी प्रकार एसएलआर भी लिक्विडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात जब एसएलआर बढ़ेगा तो लिक्विडिटी घटेगी, और जब एसएलआर घटेगा तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। और इस प्रकार हमने ये निष्कर्ष निकाला था कि आरबीआई जब भी मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है, जब भी मार्केट में ग्रोथ ऑन इन्फ्लेशन डिस्टर्ब होता है, तो वो इसी एसएलआर को घटा बढ़ा करके लिक्विडिटी को मेंटेन करती है, और लिक्विडिटी को मेंटेन करके वो ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच के संबंध को मेंटेन करती है। तो आज की क्लास में हमने सारी चीज़ें पढ़ी थी। आज की क्लास में थोड़ा सा टेक्निकल था, जिसमें हमने आपको कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके सिखाने की कोशिश किया है। आप उसको अच्छे से समझिए, कहीं कोई दिक्कत हो कैलकुलेशन में। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमने जो आंकड़े उसमें लिए हैं, वो आंकड़े हमने आपको समझाने के लिए लिए हैं, उसका बैंकिंग एथराइजेशन से कोई संबंध नहीं है, वो बस समझाने के लिए आपको हमने लिया है। जो हमने एसएलआर का परसेंटेज लिया है, जो हमने एसबीआई के एनडीटीएल लिए हैं, वो सब आपको समझाने के लिए लिए हैं। उसको आप ये मत मानिए कि अथेंटिक है, बैंक के द्वारा जारी किए डाटा से आप मिलाने लगिए, ऐसा नहीं है। सिर्फ आपको समझाने के लिए डाटाओं का इस्तेमाल किया गया है। तो उसको जिस रूप में हमने मैथमेटिकल रूप में रखा है, आप उसको ऐसे लेकर समझ सकते हैं। अगर आपको अमाउंट बड़ा लगता है तो आप इस फार्मूले पे अपने हिसाब से अमाउंट को रख के समझ सकते हैं। तो समझाने के बेसिस पे केवल मैंने डाटा को लिया हुआ है। तो उस डाटा को या उस कॉन्सेप्ट को या किसी भी प्रकार के आज के लेक्चर को समझने में आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क का मोड अभी हम आपको डिस्प्ले करेंगे, और हमारी पिछली क्लासें और खासकर इसकी जो पहली क्लास है उसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी पहली क्लास हमने जो ली थी मनी बैंकिंग की, जो पहला क्लास था वो हमारा पिछला लेक्चर था, जिसमें हमने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को डिफाइन किया हुआ है। अगली क्लास जो होगी कल सीआरआर की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगली क्लास करने से पहले आज की क्लास को देखना जरूरी है। क्योंकि आज के क्लास में जो हमने पहला टॉपिक स्टार्ट किया था, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट, वहाँ जो हमने टर्मोलॉजी का इस्तेमाल किया है, वहाँ जो कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया है, वहाँ जो हमने आपको समझाने की कोशिश किया है, चाहे एनडीटीएल हो, चाहे एसेट्स हो, चाहे लायबिलिटी हो, इन सब को कल हम एज इट इज जैसे हमने एसएलआर में इस्तेमाल किया है, ऐसे सीआरआर में हम टर्म के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो आप आज
की वीडियो को जरूर देखें, कल के वीडियो को लिंक करें और पुराने किसी भी वीडियो को जो जितने भी हमारे लेक्चर अभी हो चुके हैं 15 से 20, आप उसको देखने के लिए, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल विवेक रुद्रा फ्रॉम लखनऊ पे जाकर देख सकते हैं। अभी हम आपको डिस्प्ले करते हैं अपने संपर्क का माध्यम, जिससे आप हमें जुड़ सकते हैं। पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, सारी स्थितियां पहले की तरह बेहतर होंगी। हम फिर मिलेंगे, आप फिर एनर्जेटिक रहिए, लेकिन सवाल ये है कि अपने आप को आप लगातार एनर्जेटिक रखिए। ये गोल्डन टाइम, मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ कि ये गोल्डन टाइम आपके पास है, इस गोल्डन टाइम का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करिए। इतना एनर्जेटिक रहिए, इतना एनर्जेटिक अपने आप को करिए कि जब संस्थान खुले, जब आप पढ़ाई की तरफ मूव करें तो आपकी एनर्जी पहले से कहीं ज़्यादा दिखे और उस दिखती हुई एनर्जी से हम एनर्जेटिक हो सकें और आपके साथ बेहतर तरीके से काम कर सकें। आपका भविष्य उज्जवल हो, इस बात की मैं कामना करता हूं और आपके लिए हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और आपको हमेशा मैं गुड लक विश करता हूं। मिलते हैं कल अगली क्लास में। डिस्प्ले पे अभी हमारा माध्यम देख लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। तो आप हमसे किसी भी प्रकार के इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए, यूपीएससी, यूपीपीसीएस या किसी भी एग्ज़ाम के कॉन्सेप्ट को, किसी भी एग्ज़ाम के सिलेबस को डिस्कस करने के लिए, किसी भी करंट के मुद्दे को डिस्कस करने के लिए, किसी भी प्रकार की पीडीएफ या मटेरियल को प्राप्त करने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम आईडी भूमि आईएएस में, भूमि आईएएस में बी कैपिटल में रहेगा, बाकी सारी चीज़ें स्मॉल में रहेंगी। BHOOMI, भूमि। आईएएस में पूरा कैपिटल में रहेगा IAS। तो भूमि आईएएस हमारी टेलीग्राम आईडी है। आप यहाँ जुड़ करके अपना मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं, पीडीएफ देख सकते हैं, करंट के मटेरियल ले सकते हैं। दूसरा, आप किसी प्रकार के सवाल जवाब को लेकर के आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर 7827188599 पे, तो 7827188599 पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे पुराने लेक्चर को और खासकर मुद्रा बैंकिंग यानी मनी बैंकिंग के पिछले सारे लेक्चर को देखने के लिए, जो अभी तक एक क्लास हुई है, उसको देखने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल विवेक रुद्रा फ्रॉम लखनऊ पे। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले क्लास में।